अध्याय 1281 मैं तुम्हें देख नहीं सकता। एक अज्ञात पर्वत श्रृंखला की गहराई में यांग ये एक विशाल चिकनी चट्टान पर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वह बेहोश हो गया था। उसके बाईं ओर एक घना जंगल था और उसके दाईं ओर एक झील थी। झील के अंत में एक झरना था। पहाड़ की चोटी से पानी झील में गिर रहा था, जिससे पानी लगातार आसपास की ओर छिड़क रहा था। कियान लकोंग यांग ये के पास थी। इस समय उसकी नजर उस पर थी। जैसे ही उसने उसे देखा, कियान लकोंग का चेहरा पूरी तरह से शांत और भावहीन था, लेकिन उसके दिल में तूफानी लहरें उठ रही थीं। यांग ये ने स्लेयर पवेलियन के मास्टर को मार डाला था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे वह अतीत में देखती थी। वह अनगिनत सालों से स्लेयर पवेलियन में थी, लेकिन उसने कभी कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह मास्टर के पास मौजूद ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी। लेकिन अब वह मर चुका था। वह उस आदमी के हाथों मारा गया था जो कि एक अर्ध सम्राट था। उसने पूरी लड़ाई देखी थी। यांग ये की ताकत स्लेयर मंडप के मालिक की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर थी, लेकिन अंत में वह जीत गया। क्यों? क्योंकि यांग ये निर्दयी था। वह अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी था, लेकिन खुद के प्रति उससे भी ज्यादा निर्दयी था। एक और भी महत्वपूर्ण बात थी, और वह यह कि वह मौत से नहीं डरता था। युद्ध के अंत में, जब स्लेयर पवेलियन के मास्टर ने यांग ये से मौत की लड़ाई लड़ी, तो वह वास्तव में एक वंचित स्थिति में आ गया था। न केवल वह अपनी आभा के मामले में वंचित था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी इसी तरह वंचित स्थिति में थी। क्योंकि उसे यांग ये से मौत की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन यांग ये अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा था। क्या कोई अंतर था? बेशक था। कम से कम स्लेयर पवेलियन के मास्टर यांग ये से आभा और उपस्थिति के मामले में हार गए थे। इसके अलावा, क्योंकि वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसके दिल में आशंकाएं थीं। चूंकि उसके दिल में आशंकाएं थीं, इसलिए उसने हमला करते समय स्वाभाविक रूप से आशंकाएं रखीं। यही कारण था कि यांग ये ने अंत में धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली थी। अंत में स्लेयर पवेलियन के स्वामी ने उस सिद्धांत को समझ लिया और यांग ये के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल यांग ये की ताकत स्लेयर पवेलियन के मास्टर से बहुत कमजोर थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि ताकत ही एकमात्र चीज नहीं थी जो किसी लड़ाई का नतीजा तय करती थी, इसके कई अन्य पहलू भी थे। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां कुछ लोगों ने बहुतों को हराया, या कमजोर ने मजबूत को हराया। कियान लकोंग के मन में यांग ये के लिए काफी प्रशंसा थी। वह सोच सकती थी कि अगर यांग ये जल्दी नहीं मरा होता और आगे बढ़ता रहता, तो वह निश्चित रूप से जियान गुजी से कमतर नहीं होता। कियान लकोंग ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और यांग ये को आंका। यांग ये की चोटें बहुत गंभीर थीं, बहुत गंभीर। यह कहा जा सकता है कि यह एक चमत्कार था कि वह ऐसी चोटों से बच पाया। यांग ये को बचाएं। उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। कम से कम अभी तो उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह अभी अपनी आत्मा को वापस पाना चाहती थी, और यांग ये की बेहोशी की हालत उसके लिए एक अवसर थी। वह यांग ये के पास चली गई और नीचे बैठ गई, और फिर उसने अपनी दाहिनी हथेली यांग ये के पेट पर रख दी। क्योंकि आत्मा के वे धागे उसके थे, इसलिए उसे यह देखने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वे यांग ये के शरीर के भीतर कहाँ थे। उसने अपनी हथेली के केंद्र से एक सक्शन बल छोड़ने में संकोच नहीं किया, और यांग ये के शरीर के भीतर आत्मा के वे दो धागे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने उसका आह्वान सुन लिया हो। वे तुरंत हिंसक रूप से हिल गए और यांग ये के शरीर से बाहर निकलने का इरादा किया। जब कियान लैनकॉन्ग ने यह देखा तो वह बहुत खुश हुई। हालांकि यांग ये के भीतर का छोटा भंवर अचानक घूम गया, और फिर आत्मा की दो किस्में तुरंत शांत हो गईं। चाहे कियान लिनकॉन्ग ने उन्हें कैसे भी बुलाया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह भौंचक्की रह गई। क्या हो रहा है? उसने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा के रेशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कियान लकोंग बहुत देर तक चुप रही, फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके हाथ में एक खंजर आया और उसने उसे यांग ये के पेट पर दबा दिया। जाहिर है, उसका इरादा यांग ये का पेट चीरना था। अचानक यांग ये की आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरा शरीर बहुत मजबूत है। इसे काटने के लिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा बल लगाना होगा। कियान लैनकॉन्ग का खंजर थोड़ा कांप उठा, और फिर वह यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ी। इस समय उसने अपनी आंखें खोली थीं, और वह उसकी ओर देख रहा था। कुछ समय के लिए उनकी निगाहें एक दूसरे से मिलीं, फिर कियान लैनकॉन्ग ने अपना खंजर दूर रख दिया। वह खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारा इलाज करने जा रही थी। चूंकि तुम जाग गई हो, तो तुम खुद ही कर लो। मेरा इलाज करोगी? यांग ये ने उसकी तरफ देखा। उसे स्वाभाविक रूप से उस बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। अगर वह थोड़ी देर बाद जाग जाता, तो शायद वह उसे काट देती। इसी बीच अचानक उसने कहा, चूंकि तुम जाग गए हो और सुरक्षित हो, तो अब मेरी आत्मा मुझे लौटाने का समय आ गया है। यांग ये ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं। उसका चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। मैंने तुम्हें बचाया है और यहाँ लाया हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? यांग ये ने जवाब दिया, तुम अभी मुझे मारना चाहते थे, है ना? कियान लैनकॉन्ग का जवाब बहुत स्पष्ट था, हाँ।
यांग ये ने कहा, देखो, मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। अगर मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हें लौटा दूं, तो तुम निश्चित रूप से मेरी जिंदगी तुरंत खत्म कर दोगे, है ना? वह काफी देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, तुम्हें क्या चाहिए? यह बहुत सरल है। यांग ये ने आगे कहा, मैं ठीक हो जाने के बाद आपकी आत्मा वापस कर दूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह अचानक नीचे बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम 15 दिन का समय और प्राकृतिक खजाने का उपभोग किए बिना ठीक हो सकते हो? तुम ठीक कैसे होगे? मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं इतने लंबे समय तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। एक दिन, यांग ये ने कहा, एक दिन के लिए मेरी रक्षा करो। चाहे एक दिन बीतने के बाद मैं ठीक हो जाऊं या नहीं, मैं फिर भी तुम्हारी आत्मा तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है, कियान लकोंग ने पूछा, एक दिन? क्या तुम्हें यकीन है? यांग ये ने उत्तर दिया, मैं हूं। वह उसे बहुत देर तक देखती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं एक और दिन के लिए तुम्हारी रक्षा करूंगी। यांग ये ने कहा, मुझे बैंगनी क्रिस्टल दो। उसने अपनी हथेली को पलटने से पहले उसकी ओर देखा और फिर यांग यी के पास 100 से अधिक बैंगनी क्रिस्टल प्रकट हुए। यांग ये ने कहा, इन्हें मुझे खिलाओ। कियान लकोंग की नज़र अत्यंत शत्रुतापूर्ण हो गई, जब 1 इंच दिया जाए तो 1 गज तक पहुंचने की कोशिश मत करो। यांग ये ने जवाब दिया, बस मेरी तरफ देखो। क्या मैं हिल सकता हूं? वह झूठ नहीं बोल रहा था। युद्ध के दौरान उसकी गहन ऊर्जा सूख गई थी और वह अंत में बेहोश हो गया था। इसलिए उसकी चोटें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थीं। न केवल वे ठीक नहीं हुई थीं, बल्कि उनमें और भी बदतर होने के संकेत दिखाई दे रहे थे। कियान लकोंग ने उसकी ओर देखा और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। जाहिर है, वह गुस्से में थी। अंत में, उसने बैंगनी क्रिस्टल उठाए और उन्हें यांग ये के मुंह के पास ले आई। क्योंकि वह जानती थी कि अगर यांग ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो वह निश्चित रूप से उसकी आत्मा उसे वापस नहीं करेगा। यांग ये ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपना मुंह खोला और उन्हें खा लिया। जैसे ही बैंगनी क्रिस्टल उसके पेट में गए, छोटा भंवर घूमने लगा, और बैंगनी क्रिस्टल द्वारा जारी की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटे भंवर द्वारा अवशोषित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंत में, छोटे भंवर से बैंगनी ऊर्जा के धागे रिसने लगे। जैसे ही बैंगनी ऊर्जा दिखाई दी, यांग ये का शरीर सूखे से ढकी हुई भूमि की तरह था, जिसे आखिरकार अच्छी बारिश मिली, और इसने तुरंत सारी बैंगनी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इस बीच, कियान लकोंग उसे बैंगनी क्रिस्टल खिलाने का प्रभारी था। बेशक, उन्हें सिर्फ खाना ही पर्याप्त नहीं था। यांग ये के आसपास के बैंगनी क्रिस्टल प्रज्वलित होने लगे, और वे आत्मिक ऊर्जा में बदल गए जो यांग ये में प्रवाहित हुई। यांग ये ने पूछा, मिस कियान, आपने अपना बदला ले लिया है, तो इसके बाद आप क्या करने की योजना बना रही हैं? उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, क्या इसका तुमसे कोई संबंध है? यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, मिस कियान, अब आप एक शून्यवादी हैं और आपको इस दुनिया में सबसे मजबूत लोगों में से एक माना जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत आकाश में प्रतिबंधों को तोड़कर बाहरी दुनिया में जाने में सक्षम है? कियान लानकोंग ने यांग ये के मुंह के पास एक बैंगनी क्रिस्टल लाया और पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यांग ये ने बैंगनी क्रिस्टल को निगलने से पहले कहा, आप इस दुनिया भर के प्रतिबंधों को तोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। कितना हास्यास्पद है। यहां तक कि उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभरी। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसके मुंह पर उपहास जमने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंत में, वह धीरे धीरे गायब हो गई, और वह जो शब्द बोलने वाली थी, वे अचानक बंद हो गए। जब से डार्क हेल कॉन्टिनेंट ने उस आपदा को झेला है, अनगिनत विशेषज्ञों ने प्रतिबंधों को तोड़ने और बाहरी दुनिया में जाने की कोशिश की है। हालांकि, इतने सालों के बाद भी कोई भी सफल नहीं हुआ। इसलिए, जब यांग ये ने कहा कि वह ऐसा कर सकता है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह हास्यास्पद है। आखिरकार, अनगिनत वॉइडर्स भी सफल नहीं हो पाए थे, तो यांग ये कैसे सफल हो सकता है? लेकिन उसे अचानक कुछ सोचने में देर नहीं लगी, और वह यह था कि यांग ये अभी सिर्फ एक अर्ध सम्राट था। भले ही वह अभी यह सब न कर पाए, लेकिन भविष्य में क्या होगा? जब वह सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाएगा, तब क्या होगा? अगर वह सम्राट क्षेत्र में असफल हो गया, तो जब वह शून्य क्षेत्र में पहुंच जाएगा, तब क्या होगा? जब वह इस बिंदु तक सोचती रही, तो उसने उसकी ओर देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। यांग ये ने आगे कहा, मिस कियान, यह दुनिया एक पिंजरा है। यह किसे कैद करता है? वास्तव में, यह आप जैसे शून्यवादियों को कैद करता है। क्यों? क्योंकि संत और सम्राट अभी भी इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, और वे लगातार अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं और अपना जीवनकाल बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सभी का क्या? क्या आप सभी लगातार सुधार कर सकते हैं? नहीं, यह दुनिया आपके अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करती है, नहीं यह आप सभी का समर्थन कर सकती है। यदि आप सभी अधिक सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया की ओर जाना होगा। क्या मैं सही हूं? हम नहीं जा सकते, और हो सकता है कि आप भी न जा पाएं। बोलते हुए उसने यांग ये को एक और बैंगनी क्रिस्टल खिलाया।
यांग ये ने उसकी आंखों में देखने से पहले बैंगनी क्रिस्टल को निगल लिया। आप सभी निश्चित रूप से छोड़ने में असमर्थ हैं, लेकिन मेरे पास एक मौका है। कियान लकोंग का हाथ जो यांग ये के मुंह की ओर बढ़ रहा था, अचानक रुक गया था। उसने उसे बहुत देर तक देखा, फिर उसने बैंगनी क्रिस्टल उसके मुंह में ठूंस दिया और कहा, खाओ, भरपेट खाओ और जल्दी से मेरी आत्मा लौटा दो। यांग यी का चेहरा काला पड़ गया। इतनी मेहनत के बाद मैंने बस अपनी सांसें व्यर्थ ही बर्बाद कर दी। हालांकि यांग ये का ऐसे ही हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वह एक वॉइडर और हत्यारा थी। अगर वह उसकी सहायता प्राप्त कर सकता है, तो उनकी संयुक्त सेना एक पल में साधारण वॉइडर्स को भी मार सकती है। हालांकि उसके मन में उसके बारे में स्पष्ट रूप से अच्छी धारणा नहीं थी, और उसे ईमानदारी से तलवार गठबंधन में शामिल करना काफी मुश्किल होगा। यांग ये ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, मिस कियान, मैं ईमानदारी से आपको तलवार गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। वह एक चतुर व्यक्ति थी, इसलिए उसके खिलाफ चालें बेकार थीं। इस प्रकार यांग ये ने सीधा होने का फैसला किया था। कियान लकोंग ने उसकी ओर देखा और कहा, भले ही तुमने मंडप मास्टर को मार दिया हो, लेकिन युआन कबीला, ये कबीला और वीर क्षेत्र की कई अन्य शक्तियां हैं। उनकी संयुक्त सेनाएं 10 शून्यवादियों को आसानी से मार सकती हैं। तो मुझे बताओ, तुम्हारे तलवार गठबंधन के पास कितने शून्यवादी हैं? जहां तक मुझे पता है, उसके पास एक भी नहीं है। अपने तलवार गठबंधन में शामिल हो। तुम मुझसे अपनी जान देने के लिए कह रहे हो। जब वह इस बिंदु तक बोली, तो उसने एक बैंगनी क्रिस्टल उसके मुंह में फेंक दिया और आगे कहा, मैं आपके तलवार गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, भले ही इसमें उनसे लड़ने की क्षमता हो। यांग ये ने बैंगनी क्रिस्टल निगल लिया और हैरान होकर पूछा, क्यों? कियान लानकोंग ने पूछा, क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकती। यांग ये अवाक रह गया। अध्याय 1282 फिर मिलेंगे। नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वह मुझे देख भी नहीं सकती। यांग ये काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर वह अपने सदमे से उबरा और बोला, क्यों? कियान लकोंग ने उदासीनता से कहा, कोई कारण नहीं है। संक्षेप में, मैं आपके तलवार गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा। एक बार जब आप ठीक हो जाएं तो मेरी आत्मा लौटा दें, और फिर हम अपने अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। यांग ये ने पूछा, क्या तुम यह जगह नहीं छोड़ना चाहते? वह हार मानने को थोड़ा अनिच्छुक था। कोई भी यहां से जाना नहीं चाहता। कियान लकोंग ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि आपके पास यहां से जाने का बहुत अच्छा मौका है। यांग ये हैरान था, तो फिर आप तलवार गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, मैं फिर से किसी के हाथ की तलवार नहीं बनना चाहती, और मैं अब दूसरों के आदेशों का पालन नहीं करना चाहती। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। समझे? यांग ये चुप हो गया। उसे लगा कि शायद यही कारण था कि उसने तलवार गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह समझ में आता है क्योंकि कोई भी दूसरे के हाथ की तलवार बनने को तैयार नहीं था। उसने बदला लेने के लिए स्लेयर पवेलियन के मालिक की आज्ञा का पालन किया था और उसकी तलवार बन गई थी। फिर भी अब उसने अपना बदला ले लिया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती थी जहां उसे दूसरे के आदेशों का पालन करना पड़े। जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। कियान लकोंग ने आगे कुछ नहीं कहा, और उसने बस एक और बैंगनी क्रिस्टल उठाया और उसे यांग ये के मुंह के पास ले आई। अचानक उनके दोनों के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उनके ऊपर की जगह अचानक फट गई, और फिर उसके भीतर से एक हथेली निकली। अंत में वह हथेली उनकी दिशा में नीचे गिर गई। कियान लकोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके हाथ में खंजर एक सफेद रोशनी की किरण में बदल गया जो आसमान में उछल गई। यह बहुत तेज था और तुरंत हथेली से टकराया। टकराना, एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर ऊर्जा की अनगिनत लहरें आसपास की ओर बहने लगीं, जिससे अंतरिक्ष में लगातार लहरें उठने लगीं। चलो चलें। कियान लकोंग ने यांग ये को खींच लिया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया, इससे पहले कि वह वहीं गायब हो जाती। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? यांग ये और कियान लैनकोंग जहां अभी अभी गायब हुए थे, वहां से एक आवाज गूंजी, और फिर अचानक एक क्षीण हाथ स्थानिक दरार से उभरा और उन्हें पकड़ लिया। हथेली में एक बहुत शक्तिशाली चूषण बल था जिसने यांग ये और कियान लैनकोंग दोनों को तुरंत धीमा कर दिया। कियान लकोंग की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता की झलक दिखाई दी। उसने अपनी हथेली को थोड़ा सा मोड़ा, जिससे उसके पीछे का स्पेसर मुड़ गया, और सक्शन फोर्स तुरंत गायब हो गई। इस बीच उसने अपने सामने की जगह में प्रवेश करने का अवसर जब्त कर लिया। वे अभी गायब ही हुए थे कि भूरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी यहां प्रकट हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद ये मिंग और अन्य लोग वहां आ गए। ये मिंग ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वह स्लेयर पवेलियन की महिला हत्यारी थी? सीनियर युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यांग ये गंभीर रूप से घायल है, और वह उसकी रक्षा कर रही है। यह कैसे संभव हो सकता है? ये मिंग चौंक गया। वह यांग ये के साथ कैसे हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि यांग ये और स्लेयर पवेलियन के मालिक किसी तरह के समझौते पर पहुंच गए हों? स्लेयर पवेलियन यांग ये का पक्ष ले रहा है।
यह सुनकर दूसरों के हाव भाव बदल गए, क्योंकि अगर स्लेयर पवेलियन ने यांग ये का साथ दिया होता तो यह एक समस्या होती। यांग ये खुद बहुत भयानक था, और अगर स्लेयर पवेलियन ने छाया से यांग ये की सहायता की तो यांग ये को मारना तो दूर की बात है, उनका खुद का बचना भी एक समस्या होगी। आखिरकार जब उनके पास संख्या बल था तो स्लेयर पवेलियन उनसे सीधे नहीं लड़ेगा। स्लेयर पवेलियन उन्हें अचानक पकड़ लेगा और उनकी हत्या कर देगा। वे सभी सीनियर युआन को घूर रहे थे। सीनियर युआन ने गंभीरता से कहा, यह घटना काफी अजीब है। स्लेयर पवेलियन एक ऐसा संगठन है जो कुछ सिद्धांतों को कायम रखता है, इसलिए यह आसानी से पक्ष नहीं बदलेगा। संक्षेप में, चलो अभी के लिए इसे अनदेखा करें और उनका पीछा करें। अगर वह महिला यांग ये की रक्षा करना जारी रखती है तो हम उसे भी मार देंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सीनियर युआन का स्वरूप वहीं गायब हो गया। बाकी लोग भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। 1 लाख किलोमीटर से अधिक दूर कियान लानकोंग अपनी पीठ पर यांग ये को बिठाकर पागलों की तरह दौड़ रही थी। हालांकि यांग ये के अंदर अब कुछ गहरी ऊर्जा थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उसे जो चोटें लगी थीं, वे वाकई बहुत भारी थीं। यह कहा जा सकता है कि उसका पूरा शरीर चोटों से ढका हुआ था, और उसका एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो पूरा बचा हो। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से भी। इन चोटों को ठीक होने के लिए उसकी कम से कम 40 या 50% गहरी ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन इतनी गहरी ऊर्जा को ठीक होने में कम से कम 4 से 6 घंटे लगेंगे। फिर भी अब उसके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वह था समय। कियान लानकोंग ने अचानक पूछा, क्या अब आप बहुत खुश हैं? यांग ये ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, उन्होंने हमें साथ में देखा और मैंने तुम्हें बचाया भी। अब वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि हम एक ही पक्ष में हैं। तुम मुझे नीचे खींचने में सफल हो गए हो, तो क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? अगर हम एक ही पक्ष में हैं तो हम हैं। यांग ये ने आगे कहा, मिस कियान, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा और ठीक होने के बाद उनका सफाया कर दूंगा। अपना मुंह बंद करो। कियान लकोंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, यांग ये, मुझे अपने लिए काम करने के बारे में सपने में भी मत सोचो। किसी भी हालत में, चाहे तुम एक दिन के बाद किसी भी स्थिति में हो, तुम्हें मेरी आत्मा वापस करनी होगी। अन्यथा हम बस एक साथ मर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो तुम मुझे आजमा सकते हो। यांग ये ने धीरे से आह भरी, मिस कियान, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए काम करो। मुझे लगता है कि चूंकि उन्होंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया है, इसलिए उनके खिलाफ मिलकर काम करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, है न? उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या यह मेरे लिए लाभदायक है? इस दुनिया को छोड़ देना। कितनी हास्यास्पद बात है। इस दुनिया को छोड़ना तो बस एक पाई है जिसे तुम हमें दिखाने के लिए बाहर निकाल रहे हो। इसे देखा जा सकता है लेकिन खाया नहीं जा सकता, फिर भी हमें तुम्हारे इंतजार में अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ती है। हमें तुम्हारे लिए मरना पड़ता है और तुम्हारे आदेशों का पालन करना पड़ता है। कितनी बढ़िया योजना है। यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, क्या हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं? हम फिर भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मेरी मदद करो और ऐसा करने के लिए अपनी शर्तें बताओ। ठीक है। नहीं, उसने आगे कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिन बीतने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया, चूंकि आपने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें यह काम शुरू से ही करना चाहिए था, उसने ठंडे स्वर में कहा और गति बढ़ा दी। यांग ये ने अब अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। उसने बैंगनी क्रिस्टल निकाले और उन्हें निगलना जारी रखा। फिलहाल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यांग ये ने अचानक पूछा, वे हमें क्यों ढूंढ पाए हैं? भले ही उसने तलवार के डोमेन के साथ अपनी आभा को छिपाया नहीं था, लेकिन कियान लैनकोंग ने उनकी आभा को अलग करने के लिए अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग किया था। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें नहीं ढूंढा जाना चाहिए था, क्योंकि कियान लैनकोंग की आभा को अलग करने की क्षमता बेहद भयानक थी। आखिरकार वह तलवार के डोमेन के बिना उसे ढूंढ नहीं पाता। किसी को भी नीची नजर से मत देखो, खास तौर पर घूंघट वाले क्षेत्र से आने वालों को, कियान लैनकोंग ने गंभीरता से कहा, उस बूढ़े युवान को भी। वह एक सच्चा जीवित जीवाश्म है, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से बहुत सारी क्षमताएं हैं। इसके अलावा उनमें से 7 हैं और वे सभी शून्यवादी हैं। जब तक वे ऐसा करेंगे, वे अपनी दिव्य भावना के भीतर एक विशाल क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। हमें बस थोड़ी सी गलती करनी है और वे हमें तुरंत पा सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पिछली लड़ाई ने काफी हंगामा मचाया था। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, तो क्या अब आपके पास कोई योजना है? कियान लानकोंग, मैं कल तक तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा और फिर तुम और मैं अपने आप भाग जाएंगे। यांग ये अवाक रह गया। वह झूठ नहीं बोल रही थी। वह सच में यांग ये को अपनी पीठ पर लाद कर लगातार भाग रही थी। जाहिर है, वह यांग ये के साथ अपने समझौते के खत्म होने के बाद अलग होने का इरादा रखती थी।
यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। एक मजबूर सहयोग लंबे समय तक नहीं चला। चूंकि वह वास्तव में उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहती थी, इसलिए बात करना जारी रखना व्यर्थ था। कियान लकोंग यांग ये को अपनी पीठ पर लेकर पागलों की तरह भागी। हालांकि छिपने की उसकी क्षमता अच्छी थी, लेकिन कई मौकों पर सीनियर युआन के समूह ने उसे लगभग रोक दिया था। सौभाग्य से वे किसी भी लड़ाई में घसीटे बिना ही इससे बाहर निकल गए। यांग ये की चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। इस समय तक वह लगभग 40% तक ठीक हो चुका था। हालांकि उसके भीतर कोई गहन ऊर्जा नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सारी गहन ऊर्जा ठीक होने में खर्च कर दी थी। इसलिए वह अभी भी कियान लैनकोंग द्वारा उठाया जा रहा था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, उसकी तुलना में उसकी गति बहुत कम थी। 10 घंटे बीतने के बाद यांग यी की चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। अब वह मुख्य रूप से अपनी गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहा था। क्योंकि उसने अपनी सारी गहन ऊर्जा अपनी चोटों को ठीक करने में खर्च कर दी थी, इसलिए उसके भीतर गहन ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं बची थी। कियान लानकोंग ने गंभीरता से कहा, वे करीब आ रहे हैं। यांग ये ने जवाब दिया, 2 घंटे। मुझे 2 घंटे दो। कियान लानकोंग कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने कहा, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? यांग ये ने इसे नहीं छिपाया और कहा, लगभग। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी नाजुक काया कांप रही है। थोड़ी देर बीतने के बाद उसने पूछा, क्या आपके पास किंवदंती की अमर काया है? नहीं, यांग ये ने आगे कहा, मेरी गहन ऊर्जा विशेष है और इसीलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाती हूँ। कियान लानकोंग ने थोड़ा सिर हिलाया, तो यही कारण है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और कियान लानकोंग रुक गया। यांग ये बहुत आत्म जागरूक था। उसका फिगर चमक कर उसके सामने आ गया। कियान लानकोंग ने चुपचाप यांग ये को देखा। यांग ये ने कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा। उसने बस अपना दाहिना हाथ हिलाया और आत्मा की 2 किस्में कियान लैनकोंग के सामने प्रकट हुईं। जब उसने देखा कि वह इतनी आसानी से उसकी आत्मा लौटा रहा है, तो वह उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ हिलाया और उसकी आत्मा की 2 किस्में तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। कियान लैनकोंग तुरंत और भी ज्यादा उत्साही लग रहा था। उसने यांग ये को देखने से पहले एक गहरी सांस ली, तुमसे मिलूंगी। नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक क्षण भी नहीं रुकी और तुरंत ही गायब हो गई। यांग ये ने कंधे उचका दिए। अचानक वह दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर मौके पर गायब होने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचने लगा। यांग ये अभी वहीं गायब हुआ ही था कि जहां वह खड़ा था वहां प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर लगातार 5 अन्य प्रकाश किरणें चमकी। थोड़ी देर बाद यांग ये एक बार फिर वहां दिखाई दिया। अब उसके पास सिर्फ अंतरिक्ष के नियम ही नहीं थे, उसके पास तलवार का क्षेत्र भी था। इसलिए उनके संयुक्त छिपने के प्रभाव ने कियान लैनकोंग की छिपने की क्षमता को भी उससे कमतर बना दिया। इसलिए घूंघट वाले क्षेत्र के उन विशेषज्ञों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। यांग ये ने दूर की ओर देखा और फिर भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि वे उसी दिशा में जा रहे थे जिस दिशा में कियान लकोंग गायब हो गया था। वह एक क्षण के लिए झिझका, फिर चुपचाप उनके पीछे चला गया। अध्याय 1283 लड़ने या भागने में असमर्थ। बुरे आदमी युआन, आप सभी यांग ये के बजाय मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कियान लैनकोंग ने सीनियर युआन के समूह को देखा और धीमी आवाज में बोला। उसने भागना बंद कर दिया था जब उसने देखा कि वे यांग ये के पीछे नहीं गए थे और इसके बजाय उसका पीछा कर रहे थे। क्योंकि उसे लगा कि उसे यह समझाना होगा कि उसका यांग ये से कोई लेना देना नहीं है। वह वील्ड रीजन की सार्वजनिक दुश्मन नहीं बनना चाहती थी, नहीं वह इतने सारे वॉइडर्स द्वारा पीछा किया जाना चाहती थी। सीनियर युआन की नज़र कियान लकोंग पर पड़ी और उनकी आंखें शांत थीं। कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने यांग ये की मदद क्यों की? मैं सच में यह समझ नहीं पा रहा हूँ। उसने जवाब दिया, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। सीनियर युआन ने कहा, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, फिर आपने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आपके स्लेयर पवेलियन ने हमेशा वील्ड रीजन में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है, लेकिन न केवल आप अपना वादा पूरा करने में विफल रहे, बल्कि आपने पक्ष भी बदल लिया और उस व्यक्ति की मदद की जिसे मारने के लिए हमने आपको नियुक्त किया था। क्या यह सही नहीं है? कियान लकोंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। यह मंडप मास्टर का आदेश था। यदि आपके पास कोई सवाल है, तो आप उसे खोज सकते हैं। उन्हें नहीं पता था कि स्लेयर मंडप का मालिक मर चुका है, इसलिए वह यह सब उस पर थोप सकती थी। इसके अलावा वह उन्हें रोकने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती थी। स्लेयर पवेलियन के मालिक सीनियर युआन ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ, वास्तव में बहुत उत्सुक हूँ। यांग ये ने वास्तव में आपके स्लेयर पवेलियन को उसकी मदद करने के लिए अपने सिद्धांतों और प्रतिष्ठा को त्यागने के लिए क्या किया था? कियान लकोंग ने जवाब दिया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो बेझिझक मार डालो। मेरा स्लेयर पवेलियन फिर से उसकी मदद नहीं करेगा।
सीनियर युआन ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर आदेश दिया, उसे मार डालो। ये मिंग और बाकी लोग थोड़े स्तब्ध थे। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा आदेश देगा। लेकिन उन्हें समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। स्लेयर पवेलियन हमेशा से उनके लिए खतरा रहा था, और अब उसने खुलेआम यांगे की मदद की थी। यह निस्संदेह उन्हें नीची नज़र से देखने और उन्हें अपना दुश्मन मानने से अलग नहीं था। चूंकि स्लेयर पवेलियन ने उनका दुश्मन बनना चुना था, तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे। स्लेयर पवेलियन ने एक वोइडर खो दिया था, इसलिए अगर वे महिला को मार देते तो उसके पास सिर्फ एक वोइडर बचता। उस समय स्लेयर पवेलियन का उनके प्रति खतरा निश्चित रूप से बहुत कम होगा। जहां तक उसने स्लेयर पवेलियन के बारे में जो कहा कि वह अब यांग ये की मदद नहीं कर रहा है, तो वे स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास नहीं करते थे, और वे उस पर विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। क्या होगा अगर स्लेयर पवेलियन ने एक दिन उनकी पीठ में छुरा घोंपा? यह उनके लिए एक बुरा सपना होगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने संकोच नहीं किया। अचानक एक तीर हवा में चीरता हुआ कियान लंकोन की ओर बढ़ा, और यह इतना तेज था कि तुरंत उसके सामने आ गया। किलेबंदी करो, एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। 3 बूढ़े लोगों को एक साथ काम करने में ज्यादा समय नहीं लगा, और कियान लैंकोन के आसपास 3 किलोमीटर के भीतर की जगह को संकुचित करना शुरू कर दिया गया था। वे स्लेयर पवेलियन की छिपने की तकनीकों से बेहद डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने तुरंत उसके आसपास की जगह को मजबूत कर दिया। क्योंकि चाहे वह खुद को कैसे भी छिपाए, जब तक वे उसे 3 किलोमीटर के भीतर रखते, तब तक उसके लिए बिना कोई निशान छोड़े गायब होना बिल्कुल असंभव था। जहां तक अंतरिक्ष से भागने की बात है, तो वह असंभव था। अंतरिक्ष जो 3 शून्यकों द्वारा सुदृढ़ किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति आसानी से भेद सके। एक बार जब वहां की जगह सुरक्षित हो गई, तो एक और बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और फिर अपनी उंगली उसकी दिशा में टैप की। प्रकाश की एक किरण तुरंत आगे बढ़ी, और इसका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से कियान लंकोन था। केवल सीनियर युआन ने ही कोई कदम नहीं उठाया था। कियान लैंकोन का चेहरा तब खराब हो गया जब उसने उन्हें अपने खिलाफ काम करते देखा। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे जाने देने से मना कर देंगे, जबकि उसने गारंटी दी थी कि उसका यांग ये से कोई लेना देना नहीं है और वह फिर से उसकी मदद नहीं करेगी। हालांकि उसे समझने में बस एक पल लगा। उन्हें शुरू से ही स्लेयर पवेलियन के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए शायद वे उसे मारने और स्लेयर पवेलियन को कमजोर करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का इरादा रखते थे। एक भी कबीला या संप्रदाय स्लेयर पवेलियन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर वे सभी एकजुट हो जाएं, तो एक भी स्लेयर पवेलियन की बात तो छोड़िए, उन्हें स्लेयर पवेलियन जैसे 2 संगठनों से भी डर नहीं लगेगा। कियान लंकोंग स्वाभाविक रूप से वहां निष्क्रिय खड़ी होकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। एक खंजर उसके हाथ में आया, और फिर उसने उसे दोनों हाथों से उठाकर तीर पर घुमाया। झनकार, तीर उड़ गया जबकि कियान लंकोंग को पीछे की ओर धकेल दिया गया। हालांकि उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। वह अभी भी दोनों हाथों से खंजर को पकड़े हुए थी और ऊपर की ओर झटके से उछल रही थी। क्योंकि प्रकाश की एक किरण उसके सामने आ गई थी, और जब उसका खंजर उस पर लगा तो एक विस्फोट हुआ। टकराना, कियान लंकोन को पीछे की ओर झटका लगा। हालांकि वह मुश्किल से कुछ कदम पीछे हटी थी कि उसका शरीर दीवार से टकरा गया और वह वहीं रुक गई, इससे पहले कि उसके मुंह से खून की धार बहने लगे। वह एक हत्यारी थी। छिपने और हत्या करने की उसकी क्षमता बहुत ही भयानक थी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वह एक साधारण वोइडर से कमतर हो सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि वह अभी खुद को छिपा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके आसपास का स्थान किलेबंद कर दिया गया था। अंतरिक्ष में उसकी उपलब्धियां किलेबंदी को आसानी से तोड़ने और अंतरिक्ष में विलीन होने के लिए पर्याप्त थी, अगर यहाँ का स्थान एक वोइडर द्वारा किलेबंद किया गया होता। हालांकि अभी यहाँ 3 वोइडर अंतरिक्ष को किलेबंद कर रहे थे। यह एक निराशाजनक स्थिति थी। वह उनसे लड़ नहीं सकती थी और न ही भाग सकती थी, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से एक निराशाजनक स्थिति थी। इस बीच 1 दर्जन से ज्यादा प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर बढ़ीं। उसी समय 6 शून्यों की आभाएं उस पर सैकड़ों पहाड़ों की तरह टूट पड़ीं। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक उभरी। उसने सोचा था कि स्लेयर पवेलियन के मालिक के मारे जाने के बाद उसे दूसरों की खातिर नहीं जीना पड़ेगा और उसे बदला लेने के बारे में भी नहीं सोचना पड़ेगा। वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र होगी। लेकिन अब उसके सामने क्रूर वास्तविकता ने उसे बताया कि एक बार साधना की इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसके बचने का कोई मौका नहीं है, फिर भी कियान लिनकॉन्ग ने चुपचाप खड़े होकर मौत का इंतजार करने से इनकार कर दिया। हालांकि जब तक 6 वोइडर्स की आभा उस पर बनी रही, उसका खंजर बहुत भारी लग रहा था। हालांकि वह इसे हिला सकती थी, लेकिन जिस गति से उसने अपना खंजर घुमाया वह पहले की तुलना में अनगिनत गुना धीमी थी। हिस हिस हिस, एक क्षण में वह प्रकाश की किरणों से घिर गई। उसी समय एक तीर चमका और प्रकाश की किरणों से घिरे क्षेत्र में घुस गया। हालांकि यहाँ सभी के हाव भाव अचानक बदल गए। इस बीच सीनियर युआन ने कियान लंकोन की दिशा में अपना हाथ बढ़ाया और फिर एक विशाल हथेली आगे बढ़ी और उसे पकड़ लिया। टकराना,
कियान लकोंग की स्थिति से अचानक एक भयानक शक्ति की लहर बह निकली। जैसे ही यह दिखाई दिया, उन 6 शून्यों की आभा तुरंत नष्ट हो गई और कियान लकोंग को घेरने वाली प्रकाश की किरणें बिखर गईं। उसी समय एक खंजर अचानक प्रकट हुआ और सीनियर युआन के हमले पर वार किया। टकराना। खंजर तुरंत नष्ट हो गया। इस बीच एक विशाल ऊर्जा मुट्ठी प्रकट हुई और सीनियर युआन के हमले के खिलाफ जोरदार प्रहार किया। टकराना। मुट्ठी और हथेली टकराए और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आसपास का इलाका हिंसक रूप से हिल गया और फिर टूटकर बिखर गया। युआन कबीला। हाहा, यांग ये मेरे स्लेयर पवेलियन में शामिल हो गया है और वह घूंघट वाले क्षेत्र में चला गया है। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप घर लौट जाएं और अपने अपने कबीलों और संप्रदायों की देखभाल करें, या फिर आप किसी पहाड़ या लाशों पर वापस चले जाएं। एक कर्कश आवाज गूंजी। काले लबादे में एक नकाबपोश आदमी को उनके सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि वह केवल एक पल के लिए दिखाई दिया, क्योंकि नकाबपोश आदमी ने तुरंत कियान लकोंग को ले लिया था और उसके सामने अंतरिक्ष के विस्तार में प्रवेश कर गया था। सीनियर युआन और अन्य लोगों के हाव भाव खराब हो गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्लेयर पवेलियन वास्तव में यांग ये का साथ देगा और उनके खिलाफ यांग ये की मदद भी करेगा। आखिरकार स्लेयर पवेलियन के पास सिर्फ वोइडर दायरे में हथियारे ही नहीं थे, उनके पास सम्राट और संत दायरे में भी कई हथियारे थे। वे हथियारे उनके लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन वे हथियारे उनके कुलों और संप्रदायों के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। यीमिंग ने सीनियर युआन को देखा। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? सीनियर युआन के चेहरे पर उदासी थी और उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। उसने उन सभी के दिलों में ठंडक भर दी जो उसे देखते थे। सीनियर युआन बहुत देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, यांग ये को बिल्कुल भी जीने नहीं दिया जा सकता और हमारे लिए उसके साथ सामंजस्य बिठाना असंभव है। मुझे यकीन है कि आप सभी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? उन्होंने अपनी सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाया। यांग ये पहले से ही उनके लिए खतरा पैदा करने में सक्षम था। अगर वह सम्राट क्षेत्र या शून्य क्षेत्र प्राप्त कर लेता तो वह कितना शक्तिशाली होता। इसके अलावा वे अब यांग ये के साथ अपूरणीय दुश्मन थे, इसलिए भले ही यांग ये उनके साथ समझौता करने को तैयार हो, वे ऐसा करने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि एक बार जब वे शांति स्थापित कर लेते तो यांग ये निश्चित रूप से तेजी से बड़ा हो जाता। एक बार जब वह बड़ा हो जाता और उनसे द्वेष रखता तो वे मौत को गले लगा लेते। इसलिए यांग ये को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब उसने उन्हें सिर हिलाते हुए देखा तो सीनियर युआन ने कहा, चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए इससे निपटना आसान है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि स्लेयर पवेलियन ने यांग ये का पक्ष लिया है। यांग ये अभी भयानक नहीं है, लेकिन स्लेयर पवेलियन हमारे लिए एक वास्तविक खतरा है। इसलिए मैंने पहले स्लेयर पवेलियन को खत्म करने और फिर यांग ये से निपटने का फैसला किया है। आप सभी क्या सोचते हैं? यीमिंग ने पूछा। हम फिलहाल यांग ये को नजरअंदाज कर रहे हैं। सीनियर युआन ने धीमी आवाज में कहा, हम पहले स्लेयर पवेलियन से निपटेंगे। हालांकि यांग ये वाकई एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह अभी युआन कबीले के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन स्लेयर पवेलियन एक डायमंड रैंक की शक्ति थी। इसके अलावा वे सभी हत्यारे थे। इसलिए अगर वे युआन कबीले को निशाना बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीनियर युआन ने इस तरह की सोच को जारी रखने की हिम्मत नहीं की। मैं सहमत हूं। इस बीच बूढ़े लोगों में से एक ने कहा, चाहे यांग ये कितना भी राक्षसी क्यों न हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति है। जब तक हम स्लेयर पवेलियन को कुचलते रहेंगे, यांग ये से निपटना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्लेयर पवेलियन को नजरअंदाज करके उसे निशाना बनाते हैं, तो जब वे हत्यारे हम पर हमला करने निकलेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सीनियर युआन ने सिर हिलाया। यांग ये जो खतरा पैदा कर रहा है वह भविष्य का खतरा है, लेकिन स्लेयर पवेलियन एक मौजूदा खतरा है। हमें पहले मौजूदा खतरे से निपटना होगा। यांग ये के लिए, क्या स्लेयर पवेलियन के मास्टर ने नहीं कहा कि यांग ये वील्ड रीजन में चला गया है? यह सही है। हम उसे वहीं फंसाकर मार देंगे और साथ ही हम स्लेयर पवेलियन से भी निपट लेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सीनियर युआन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। चलो घूंघट वाले क्षेत्र में लौटते हैं। सभी ने सिर हिलाया और सीनियर युआन के साथ वहीं गायब हो गए। 100,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक खुले स्थान पर कियान लकोंग जमीन पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उनमें से बहुत ज्यादा बर्फ सफेद दिख रही थी। उसकी छाती में एक सुनहरा तीर फंसा हुआ था। इसके अलावा उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं। यांग ये ने मुखौटा उतार दिया और उसके सामने बैठ गया। उसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। तुमने कहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी हम यहाँ हैं। क्या तुम बहुत हैरान हो? क्या यह बहुत सुखद आश्चर्य नहीं है? क्या तुम बहुत खुश नहीं हो? क्या तुम बहुत उत्साहित महसूस नहीं कर रहे हो? अध्याय 1284। आपने कभी भी एक विशाल जोड़ी को नहीं छुआ है ना? दरअसल यांग ये उसे बचाने में हिचकिचा रहा था,
क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी सी भी गलती से वह न केवल असफल हो सकता था, बल्कि अपनी जान भी गंवा सकता था। आखिरकार वहां 7 वॉइडर थे, जबकि उनमें से एक तो जीवित जीवाश्म था। ऐसी ताकत ऐसी थी जिसका वह अभी विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अंत में उसे बचाने का फैसला किया। उसे बचाने के लिए उसने इतना जोखिम क्यों उठाया? इसके 2 कारण थे। सबसे पहले, यह सिद्धांत था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। घूंघट वाले क्षेत्र के उन लोगों ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, और उन्होंने उसके साथ अपने दुश्मन जैसा व्यवहार किया। अगर उसने इस दृष्टिकोण से सोचा, तो उन दोनों का एक आम दुश्मन था। चूंकि उनका एक आम दुश्मन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास एक साथ काम करने का मौका था। दूसरा, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे घूंघट वाले क्षेत्र के उन लोगों का ध्यान भटकाना था। अगर वे उसका पीछा करना नहीं छोड़ते, तो भले ही वे उसे पकड़ ना पाएं, लेकिन उसके पास कुछ और करने का समय नहीं होगा। उसे सांस लेने के लिए कुछ समय और जगह बनानी थी। इसलिए उसे उनका ध्यान भटकाना था, लेकिन वह उनका ध्यान कहाँ भटकाता? बेशक, स्लेयर पवेलियन की ओर। आखिरकार उन्हें स्लेयर पवेलियन के मालिक की मौत के बारे में पता नहीं था। इसलिए जब उसकी तुलना की गई, तो स्लेयर पवेलियन उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। वह सफल हो गया। कियान लकोंग ने चुपचाप यांग ये को घूर कर देखा। वह स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। यांग ये से उसे बचाने की भीख मांगे। वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थी। जब वह यांग ये से अलग हुई थी, तो उसने कहा था कि वह उसे फिर से नहीं देखना चाहती। फिर भी अब वे एक बार फिर मिले। हालांकि यह इस तरह से था। संक्षेप में, उसने जो भावनाएं महसूस की, वे बेहद जटिल थीं। यांग ये ने उसका आकार मापा। कहने की जरूरत नहीं कि उसका फिगर बहुत अच्छा था। इसके अलावा उसके शरीर के कई हिस्से इस हद तक खुले थे कि बर्फ के सफेद रंग के बड़े बड़े धब्बे देखे जा सकते थे। खास तौर पर उसकी हल्की सी दिखने वाली छाती, यह वाकई देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब उसने देखा कि यांग ये उसे देख रहा है, तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुमने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मिस कियान, आपको मेरे द्वारा आपके कपड़े उतारने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, जबकि उनमें हत्या की मंशा चमक उठी, और फिर उसके हाथ में एक खंजर दिखाई दिया। अचानक यांग ये का हाथ उसके हाथ पर दबा, और वह मुस्कुराया। मिस कियान, आप बहुत बुरी तरह घायल हो गई हैं, इसलिए अपनी गहन ऊर्जा और ताकत का उपयोग न करना सबसे अच्छा है। अन्यथा आप मर जाएंगी। आखिरकार आपके पास मेरे जितना मजबूत शरीर नहीं है। जब यांग ये ने कियान लैंकोन का हाथ दबाया, तो वह तुरंत स्थिर हो गया। उसने यांग ये को देखा और उसे पता था कि उसके पास उसका विरोध करने की क्षमता नहीं है। उसके मुंह के कोनों पर तुरंत उपहास की एक लकीर उभर आई। तो क्या हुआ अगर मुझे आपत्ति है? अब मेरे कपड़े उतारने की बात तो दूर, अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहो तो भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा, है ना? यांग ये ने उसे देखा और मुस्कुराया। तो मैं इसे उतार दूंगा। तुम इसके लिए सहमत हो? वह चुपचाप उसकी ओर देखती रही। यांग ये ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसकी नज़र उसकी छाती पर पड़ी। कहने की जरूरत नहीं कि वह बहुत बुरी तरह घायल थी। खास तौर पर उसके सीने में लगा तीर, जो लगातार ऊर्जा की कमजोर लहरें छोड़ रहा था, जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी। इसके अलावा उसके पेट और कमर पर अंगूठे के आकार के कई छेद थे। ये खूनी छेद उसके शरीर में घुस गए थे। संक्षेप में कहें तो वह चोटों से भरी हुई थी। बेशक वे चोटें उससे कहीं कम गंभीर थीं जो उसे पहले लगी थीं। हालांकि वोइडर्स खुद को ठीक कर सकते थे, लेकिन यह चोट पर निर्भर करता था। अगर वे वोइडर्स द्वारा घायल हुए थे, तो वे चोटें ऐसी नहीं थी जिन्हें वे खुद ठीक कर सकते थे। यांग ये की नज़र उसकी छाती पर लगे तीर पर पड़ी। यह संयोग से उसकी छाती के बीच में था। चूंकि उसकी छाती बहुत बड़ी थी, इसलिए तीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां दबा दिया गया हो। यांग ये ने तीर पकड़ लिया और कहा, यह रास्ते में है, इसलिए मुझे इसे बाहर निकालना होगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? वह कुछ नहीं बोली। वह बस उसे घूरती रही, जैसे वह उसे अपनी निगाहों से मार डालना चाहती हो। मैं आपकी चुप्पी को स्वीकृति मान लूंगा। यांग ये ने बोलना समाप्त करते ही हल्के से हाथ खींच लिया। अनुभव करना। तीर के शरीर से निकलते ही उसके सीने से खून की धार बहने लगी, लेकिन उसने बिल्कुल भी मुंह नहीं सिकुड़ा। वह एक हत्यारी थी। चूंकि वह अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम थी, इसलिए अतीत में उसे जो चोटें लगी थीं, वे उसकी इन वर्तमान चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। यांग ये ने तीर को एक तरफ फेंक दिया, उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अब तुम्हारे कपड़े उतारने जा रहा हूं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? कियान लिनकॉन्ग ने गुस्से से कहा, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, तो हटा दें। अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यांग ये ने अपनी हथेली उसके सीने के सामने कपड़ों पर रखी और कहा, तो मैं वास्तव में उन्हें उतार रहा हूं। इसे उतारो, जल्दी करो। कियान लकोंग ने उसे घूर कर देखा और लगभग चिल्लाने लगी, तुम सिर्फ एक औरत के साथ संबंध बना रहे हो, क्या तुम्हें इतना संकोच करना चाहिए और इतनी बातें करनी चाहिए?
क्या तुम एक मर्द हो? क्या तुम एक मर्द भी हो? यांग ये ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी उत्तेजित हो जाएगी, और वह थोड़ा स्तब्ध था। एक बार जब वह अपने सदमे से उबर गया, तो उसने बिना सोचे समझे कहा, मैं एक आदमी हूँ, बेशक। एक आदमी। उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। तो फिर तुम इतने संकोच में क्यों हो और इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम एक आदमी हो, तो अनुभव करना। इस बीच यांग ये ने अचानक अपनी उंगली उसकी छाती पर फिराई, और उसकी छाती पर रखे कपड़े तुरंत कटकर खुल गए। उसके कपड़े कटते ही वे बड़ी चोटियां तुरंत उछलकर बाहर आ गईं, और वे कुछ देर के लिए हिल भी गईं। यह एक शानदार नजारा था। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कंधे उचका दिए। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? वह बस उसे देखती रही, जबकि उसकी निगाहें आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। लेकिन उसे अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगा, जैसे कि उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। यद्यपि वह बाहर से पूरी तरह से शांत लग रही थी, परंतु उसके अंदर का रक्त, गहन ऊर्जा और डेंटियन चुपचाप सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, और कुछ देर बाद ही वह भौंचक्की रह गई, क्योंकि यांग ये कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि यांग ये भी उसे देख रहा था। यांग ये ने उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बहुत बड़ी है। चोट। कियान लिनकोंग ने उसे बीच में रोका और ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े वाले पसंद नहीं करते? तुमने कभी इतने बड़े जोड़े को नहीं छुआ है ना? चलो, तुम आज इसे अपने दिल की इच्छानुसार छू सकते हो। यांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, तुम बहुत सहमत हो। जब ऐसा है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलते समय उसने अपना बायां हाथ उसके दाहिने स्तन पर रख दिया। यह मुलायम, कोमल और विशाल था। यांग ये को अभी यही महसूस हो रहा था। उसने अपने विचारों पर लगाम लगाई और उस स्तन को थोड़ा बाईं ओर ले जाने के लिए थोड़ा बल लगाया। उसके बाद उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को उसके सीने के बीच में लगी चोट पर थपथपाया। बैंगनी ऊर्जा तुरंत उसकी उंगली से निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कियान लकोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आंखें बंद कर लीं। वह एक पल के आने का इंतजार कर रही थी। उसके अंदर का खून, बची हुई गहरी ऊर्जा और डेंटियन बेचैनी से हिल रहे थे। जब तक यांग ये उसके शरीर में प्रवेश करता, तब तक उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे अपने साथ मार सकती है। हालांकि वह क्षण नहीं आया। इसके विपरीत उसकी छाती पर कोमल ऊर्जा की एक किरण प्रकट हुई। एक बार जब वह ऊर्जा प्रकट हुई, तो उसने अपने आश्चर्य से देखा कि उसके भीतर क्षतिग्रस्त आंतरिक अंग, मेरिडियन और हड्डियां वास्तव में एक खतरनाक दर से ठीक हो रही थीं। क्या हो रहा है? कियान लैनकोंग ने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखें खोलीं। इस समय यांग ये अभी भी उसकी छाती को घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत शांत थीं और उनमें वासना का एक भी कतरा नहीं था। जहां तक उसके शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा की बात है, वह यांग ये के हाथ से आई थी। कियान लानकोंग कुछ देर तक स्तब्ध रही, फिर उसने कहा, आपने आपने मुझे ठीक करने के लिए मेरे कपड़े उतारे? यांग ये ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, और क्या? उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और बोला, तुम, हे भगवान, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा करने का इरादा रखता हूं, है ना? टीएस्क टीएस्क कितने गंदे विचार! तुम्हारे मन में वाकई इतने गंदे और गंदे विचार थे। मैं तुम्हें नीची नजर से देखता हूं। यांग ये, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक जंगली जानवर की चीख की तरह एक भयंकर चीख गूंजी, और उसमें शर्मिंदगी और क्रोध की झलक थी। क्षेत्र में शांति लौटने में काफी समय बीत गया। जैसे जैसे उसकी बैंगनी ऊर्जा ने उसे ठीक किया, उसका भयावह पीला चेहरा लाल होने लगा, और उसके भीतर बुरी तरह से घायल आंतरिक अंग, हड्डियां और मेरिडियन तेजी से ठीक होने लगे। उसने पूछा, वह कौन सी गहन ऊर्जा है? वह इस समय पूरी तरह से नग्न होने से बिल्कुल भी शर्मिंदा या असहज नहीं लग रही थी। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने हार मान ली थी। उसने पहले ही उसे छू लिया था, तो उसे इस बात की क्या परवाह थी कि वह उसका शरीर देखेगा। यांग ये ने जवाब दिया, यह एक रहस्य है। उसने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक चुप रही, और फिर पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? यांग ये ने अपना दाहिना हाथ उसके पेट पर खून से सने छेद पर ले गया, और फिर उसकी बैंगनी ऊर्जा उस ओर बढ़ गई। हालांकि उसने अपना बायां हाथ नहीं हिलाया। शायद वह भूल गया था। यांग ये ने जवाब दिया, मिस कियान, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अब हमारा एक आम दुश्मन है। इसलिए मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप क्या सोचती हैं? उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? यांग ये ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैं इस वजह से तुम्हें नहीं मार सकता, है ना? कियान लानकोंग ने पूछा, क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं करूंगी। कियान लिनकोंग ने कहा, जब तक मैं छुपकर रहना चाहती हूं, वे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। यांग ये ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक चुप रहा, और फिर सिर हिलाया, जैसा तुम चाहो करो। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उसकी कमर पर खून से सने छेद पर ले गया। उसने उसकी ओर देखा और चुप रही।
लगभग 15 मिनट बीतने के बाद यांग ये ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस समय कुछ याद आ रहा था, और उसने अपना बायां हाथ भी वापस खींच लिया। उसके बाद उसने एक लबादा निकाला और उसके शरीर को ढक दिया। मिस कियान, आपके शरीर के अंदर और बाहर की चोटें लगभग ठीक हो गई हैं। मुझे कई अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? यांग ये ने उसे देखा और जवाब दिया, मिस कियान, मैं वास्तव में आपकी मदद प्राप्त करना चाहता हूँ। हालांकि जहां तक सवाल है, अगर मुझे आपकी मदद नहीं भी मिल पाती है तो भी यह दुनिया का अंत नहीं होगा। समझे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति क्षितिज में गायब हो गई। कुछ देर बाद यांग ये अचानक रुक गया। वह पलटा और कियान लैनकोंग तुरंत उसके पीछे आ गया। उसने कहा, मेरा एक सवाल है। यांग ये ने कहा, आगे बढ़ो। कियान लैनकोंग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वास्तव में मुझे ठीक करने के लिए आपको मेरे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं थी, है ना? यांग ये अवाक रह गया। अध्याय 1285। मैंने यह जानबूझकर किया। कियान लैनकोंग बिना पलक झपकाए उसे देखती रही और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। यांग ये आश्चर्य से बोला, तुम सिर्फ यही पूछने के लिए मेरे पीछे आए? उसने जवाब दिया, हाँ। यांग ये अचानक गुस्से से बोली, मिस कियान, क्या आप मेरे चरित्र पर शक कर रही हैं? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो दूसरे के दुर्भाग्य का फायदा उठाऊं? क्या मैं ऐसा हूं? उसने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हाँ। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। कियान लकोंग उसके पास चली गई। वे अब इतने करीब आ गए थे कि वे एक दूसरे की सांसों को सूंघ सकते थे। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तुमने देखने और छूने की हिम्मत की, तो तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, जब तक आपके कपड़े प्रवाह में बाधा डालते हैं, तब तक गहन ऊर्जा का आपके शरीर में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। आपकी चोटों के उपचार में तेजी लाने के लिए मैं उसने पूछा, लेकिन आपकी गहन ऊर्जा मेरे कपड़े हटाए बिना भी मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती है ना? उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर कहा, ठीक है, मैंने यह जानबूझकर किया। उसने वास्तव में जानबूझकर ऐसा किया था, और ऐसा करने का कारण यह नहीं था कि उसके मन में कोई गलत विचार थे, बल्कि यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वह उसे प्रैंक करना चाहता था। आखिरकार वह पहले भी दिखावा करती रही है, इसलिए जबकि वह उसे ठीक करने के लिए अपनी गहन ऊर्जा बर्बाद करने को तैयार था, वह उसे इतनी आसानी से नहीं दे सकता था। यही कारण था कि यह सब हुआ था। उसके बोलने के बाद यांग ये सतर्क हो गई। चूंकि वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी, इसलिए वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह यह जानने के बाद कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, उस पर हमला नहीं करेगी। कियान लानकोंग ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, कम से कम अब तुम एक आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हो। यांग ये को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह इस मामले पर और अधिक ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, मिस कियान, मेरे पास निपटने के लिए कई अन्य चीजें हैं। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटा और चला गया। लेकिन वह कुछ ही देर चला था कि वह एक बार फिर रुक गया क्योंकि कियान लकोंग उसके पीछे आ गया था। यांग ये ने उसकी ओर देखा और हैरान स्वर में पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, मैं बहुत बदला लेने वाली इंसान हूँ। घूंघट वाले इलाके के उन बुरे कमीनों ने मुझे लगभग मार ही डाला था, तो मैं उसका बदला कैसे न लूं? मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए है। एक बार जब हम उन बुरे कमीनों से निपट लेंगे, तो हम अपने अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। यांग ये दंग रह गया, और फिर वह बहुत खुश हुआ। आखिरकार स्वॉर्ड एलायंस को सबसे ज्यादा मदद की कमी थी, खासतौर पर वोइडर दायरे के विशेषज्ञों की मदद की। कियान लैनकोंग की मदद से, जबकि स्वॉर्ड एलायंस की समग्र ताकत अभी भी वेल डायमेंशन से कमतर होगी, फिर भी यह उनके बीच के अंतर को कम कर देगी। कियान लानकोंग ने जोर देकर कहा, यह केवल अस्थायी है। ठीक है, यह अस्थायी है। यांग ये मुस्कुराया। वह उसके चरित्र को समझता था। वह जिद्दी थी और अपनी प्रतिष्ठा खोना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसे तुच्छ मामलों पर उससे बहस नहीं करेगा। कियान लानकोंग ने यांग ये की ओर देखा जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और कहा, हमें घूंघट वाले क्षेत्र की ओर जाना है। क्यों? यांग ये हैरान था। आखिरकार उन लोगों को घूंघट वाले क्षेत्र में वापस लाने के लिए धोखा देना काफी मुश्किल था, तो क्या वह वहां जाकर जाल में नहीं फंस जाएगा? उसने कहा, स्लेयर पवेलियन में 3 वोइडर रियल्म हत्यारे, 131 एम्परर रियल्म हत्यारे, 327 सेंट रियल्म हत्यारे और लगभग 1000 हत्यारे अभी भी प्रशिक्षण में हैं। फिर भी अब स्लेयर पवेलियन का स्वामी मर चुका है, और मैं स्लेयर पवेलियन का एकमात्र बचा हुआ वोइडर हूं। क्या आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? यांग ये की आंखें चमक उठी, और वह थोड़ी उत्तेजना के साथ बोला, आप कह रहे हैं कि हम स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं? उसने सिर हिलाया, लेकिन मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मैं? यांग ये ने पूछा, कैसे?
उसने कहा, स्लेयर पवेलियन का मालिक होने का नाटक करते रहो। क्या यह काम करेगा? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। स्लेयर पवेलियन का मालिक होने का नाटक करते हुए वह दूसरों को धोखा देने में सफल रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि वे बहुत कम ही स्लेयर पवेलियन के मालिक के संपर्क में आते थे। लेकिन अगर वह स्लेयर पवेलियन में ही स्लेयर पवेलियन का मालिक होने का नाटक करता, तो बहुत संभावना थी कि उसका पर्दाफाश हो जाता। यह होगा। कियान लिनकॉन्ग ने आगे कहा, मास्टर शायद ही कभी दूसरों के संपर्क में आता है। इसके अलावा, अगर वह आता भी है, तो भी वह अपना मुखौटा पहने रहता है। इसलिए, एक बार जब आप मुखौटा पहन लेते हैं और मेरी स्वीकृति के साथ, क्या कोई आपको स्लेयर पवेलियन के मास्टर के रूप में नहीं मानने की हिम्मत करेगा? यांग ये ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, यह पूरी तरह से संभव है। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। आखिरकार, अगर वह स्लेयर पवेलियन जैसे हथियारों के संगठन पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, तो तलवार गठबंधन और घूंघट क्षेत्र की उन शक्तियों के बीच की खाई एक बार फिर कम हो जाएगी। इसके अलावा, यह बहुत कम हो जाएगा। कियान लानकोंग ने कहा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यदि आप वहां जाते हैं, तो आप वहां से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि वे एकजुट हो जाएंगे और वील रीजन के चारों ओर अवरोध हटा देंगे। यांग ये ने पूछा, इसमें कोई अवरोध है? कियान लैंगकोंग ने सिर हिलाया। महाद्वीप पर एक बार आपदा आई थी। दिव्य ज्वालाएं स्वर्ग से उतरी और पूरे दिन और रात महाद्वीप को लगातार नष्ट कर दिया। जीवित रहने के लिए उस समय कई शून्यवादियों ने मिलकर एक दुनिया बनाई, जिसे वेल्ड रीजन कहा जाता है। दिव्य ज्वालाओं को बाहर रखने के लिए उन्होंने मिलकर पूरे वेल्ड रीजन पर एक शक्तिशाली सीलिंग अवरोध बनाया। हाल ही में अवरोध को निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन अगर वे वेल्ड रीजन को फिर से सील कर देते हैं, तो आप अभी जो ताकत रखते हैं, उसके साथ बाहर निकलने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। यांग ये ने एक पल सोचा, और फिर उसने कहा, चलो घूंघट वाले क्षेत्र में चलें। वह स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण पाने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहता था। कियान लिनकॉन्ग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। तो चलो अब चलते हैं, क्योंकि वे पहले ही स्लेयर पवेलियन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होंगे। यांग ये ने जवाब दिया, रुको। मुझे कठपुतलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। यांग ये ने गंभीरता से कहा। उसके पास अभी 4 वॉइडर्स की लाशें थीं, और वह स्वाभाविक रूप से उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता था। आखिरकार, हर एक वॉइडर क्षेत्र तलवार सेवक उसके तलवार गठबंधन और घूंघट क्षेत्र के बीच के अंतर को कम कर देगा। अगर वह घूंघट क्षेत्र के बराबर वॉइडर्स की संख्या रखने में सक्षम था, तो तलवार गठबंधन घूंघट क्षेत्र की ताकतों के खिलाफ पूरी तरह से सक्षम होगा। यांग ये ने समय की एक भी पल बर्बाद नहीं की, और उसने तुरंत तलवार सेवकों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यांग ये पहली बार एक शून्यवादी की लाश को परिष्कृत करते समय काफी घबराया हुआ था। आखिरकार, यह एक सम्राट के बराबर नहीं था। सौभाग्य से, वह अभी अर्ध सम्राट दायरे में था, और उसकी कुल ताकत पहले से कई गुना अधिक थी। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा प्रयास भी असफल रहा, तीसरा प्रयास भी विफल रहा, पांचवां प्रयास भी विफल रहा। इसी तरह 2 दिन बीत गए, फिर भी यांग ये असफल रहा। हालांकि, उसने हार नहीं मानी, और उसने एक बार फिर से शुरुआत की। लगभग 9 दिनों की असफलता के बाद, यांग ये अंततः सफल हो गया। यांग ये ने गहरी सांस ली, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपने सामने वॉइडर रियल्म स्वॉर्ड सर्वेंट को देखा। हालांकि यह एक सच्चे वॉइडर से कमतर था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। कियान लकोंग ने गंभीरता से कहा, आपकी कठपुतली परिष्करण तकनीक असाधारण है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में, सीमाएं हैं। मेरी वर्तमान मानसिक शक्ति केवल एक और वॉइडर क्षेत्र कठपुतली को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है, और यदि मैं अधिक नियंत्रण करने की कोशिश करता हूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यदि वह अर्ध सम्राट क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा होता, तो वॉइडर क्षेत्र तलवार सेवक की बात तो दूर, वह सम्राट क्षेत्र तलवार सेवक को भी परिष्कृत नहीं कर पाता। कियान लकोंग ने कहा, यह अभी भी बेहद असाधारण है। वॉइडर दायरे में एक कठपुतली। कोई भी कभी भी वॉइडर के बराबर की कठपुतली को अपने पास नहीं रख पाया है। यांग ये मुस्कुराया और दूसरे तलवार सेवक को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस बार, उसने तुलनात्मक रूप से कम समय का उपयोग किया। इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए उसने सिर्फ 4 दिन का उपयोग किया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, 2 वॉइडर रियल्म तलवार सेवक उसकी सीमा थी, और उसका दिमाग एक और सहन करने में सक्षम नहीं था। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तलवार सेवकों को दूर कर दिया, और फिर उसने कहा, चलो घूंघट वाले क्षेत्र पर एक नजर डालें। दरअसल, वह वहां जा रहा था, भले ही उसके पास स्लेयर पवेलियन हासिल करने का मौका न हो। हालांकि, वह मुसीबत की तलाश में नहीं बल्कि युन बानकिंग के परिवार को बचाने के लिए वहां जा रहा था। चलो चलें। जैसे ही कियान लानकोंग ने बोलना समाप्त किया, उसका आकार दूर की ओर चला गया। यांग ये तुरंत उसके पीछे गया। दोनों ही अत्यंत तीव्र थे, और महाद्वीप के सुदूर उत्तरी भाग तक पहुंचने में उन्हें केवल कुछ ही घंटे लगे। यांग यी ने ऊपर देखा और उसकी दृष्टि में बर्फ की सफेद चादर फैल गई। अपने आप को छिपा लो, कियान लानकोंग ने कहा, हो सकता है कि इस जगह पर उनकी सेना नजर रख रही हो।
यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसका शरीर अंतरिक्ष में विलीन हो गया। कियान लंकोंग ने भी खुद को छिपा लिया। ठीक इसी तरह यांग ये ने कियान लानकोंग का पीछा किया और आगे निकल गया। कुछ ही देर में उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक क्रिस्टल नीला वृत्त दिखाई दिया। यांग ये ने पूछा, यह घूंघट क्षेत्र के लिए टेलीपोर्टेशन संरचना है? कियान लिनकॉन्ग ने जवाब दिया, स्लेयर पवेलियन के मालिक के कपड़े पहन लो और उसका मुखौटा भी पहन लो। इस क्षण से तुम स्लेयर पवेलियन के मालिक हो, समझे? ठीक है। यांग ये ने काले रंग का लबादा पहन लिया और मुखौटा पहन लिया। मुझे स्लेयर पवेलियन के बारे में कुछ बातें बताओ। ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे किस बात पर ध्यान देना है। अगर मैं उजागर हो गया तो यह परेशानी होगी। गर्व और ठंडा, कियान लिनकॉन्ग ने कहा, गर्व और ठंडा व्यवहार करो। हंसना और मजाक करना बंद करो। इसके अलावा गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार करो। लेकिन यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम एक गठबंधन के नेता हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास गरिमापूर्ण हवा है। हालांकि तुम्हें इसे जानबूझकर प्रकट करना होगा, समझे? यांग ये ने पूछा, और क्या? उसने जवाब दिया, इसके अलावा आपको यह याद रखना चाहिए कि स्लेयर पवेलियन के मास्टर के रूप में काम करते समय अपनी तलवार या तलवार की मंशा का इस्तेमाल न करें। आप केवल खंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे? बेशक, यांग ये ने जवाब दिया। अगर वह अपनी तलवार और तलवार की मंशा का इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाती, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। अगर वह तलवार का इस्तेमाल करता तो उसकी पहचान उजागर हो जाती। बस इतना ही। चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति प्रकाश के नीले घेरे में प्रवेश कर गई और यांग ये जल्दी से उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वह प्रकाश के घेरे में दाखिल हुआ, उसके आसपास का दृश्य तुरंत बदल गया। उसी समय यांग ये को चक्कर आने लगा, लेकिन चक्कर गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। नीला आकाश और सफेद बादल, यह डार्क हेल कॉन्टिनेंट की दुनिया से थोड़ा अलग था। खास तौर पर यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, यह बहुत प्रचुर थी और लगभग रेडियंट आयाम के बराबर थी। इस बीच कियान लानकोंग की आवाज अचानक यांग ये के दिमाग में गूंजी, अरे, यहाँ कोई घात लगाए बैठा है। यांग ये ने आसपास के माहौल को देखा और फिर उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि उसके आसपास की जगह को सील कर दिया गया था। अचानक एक आवाज गूंजी, हम तुम दोनों का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आवाज हवा में गूंजनी बंद हुई, यांग ये और कियान लानकोंग के चारों ओर 7 शून्यताएं प्रकट हुईं। उसी समय 7 भयानक आभाएं उन पर दबाव डालने लगीं। ये 7 शून्यकर्ता वरिष्ठ युवान और अन्य थे। अध्याय 1286। क्या आप वास्तव में तलवार साधक हैं? एक घात। यांग यी और कियान लानकोंग यह समझ नहीं पाए कि ये लोग यहाँ घात लगाकर क्यों बैठे थे। क्या आप बहुत हैरान हैं? वरिष्ठ युवान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा युवान कबीला बैरियर के चारों ओर के क्षेत्र पर नजर रख रहा है, और मेरा युवान कबीला हर एक व्यक्ति के बारे में हर विवरण जानता है जो बाहर गया या अंदर आया। स्लेयर पवेलियन के मास्टर, मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यांग ये ने आपसे क्या वादा किया था कि आप उसकी मदद करने के लिए हमारे खिलाफ जाने में संकोच नहीं करेंगे। सीनियर युवान की बात सुनकर यांग ये शांत हो गया, क्योंकि उन्होंने उसकी पहचान नहीं देखी थी और अभी भी उसे स्लेयर पवेलियन का मास्टर ही मानते थे। यांग ये ने खुद को नहीं छिपाया और कियान लैनकोंग के साथ अंतरिक्ष से बाहर चला गया। यांग ये और कियान लैनकोंग को देखकर वे सभी सतर्क हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। सीनियर युवान की आंखों में भी सतर्कता थी। आखिरकार घूंघट वाले क्षेत्र में ऐसे बहुत कम लोग थे जो स्लेयर पवेलियन के मालिक को नीची नजर से देखने की हिम्मत रखते थे। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि पूरे महाद्वीप में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत रखते थे। यांग ये ने उनकी तरफ देखा और कहा, यह स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा है जिसका मैं विरोध नहीं कर सकता। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से जानबूझकर ऐसा किया था। सीनियर युवान ने कहा, मैं थोड़ा उत्सुक हूं। यांग ये ने जवाब दिया, तुम सचमुच जानना चाहते हो? सीनियर युवान ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। यांग ये ने सिर हिलाया, वास्तव में यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। उसने बस मुझे शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने में मदद करने का वादा किया था। शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ना। वरिष्ठ युवान और अन्य शिष्यों ने संकुचित कर दिया। वे सभी शून्य क्षेत्र से थे और उनका आजीवन लक्ष्य क्या था? आगे बढ़ना था, क्योंकि तभी वे अपना जीवन काल बढ़ा सकते थे और जीवित रह सकते थे। यदि वे शून्य क्षेत्र में रुक गए, तो वे अंत में मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगे। अगर यांग ये में वाकई दूसरों को शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने और साधना के उच्च क्षेत्र को प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता होती, तो स्लेयर पवेलियन के गुरु की बात तो दूर, यहाँ मौजूद कई अन्य लोग भी इसके लिए आकर्षित होते। वास्तव में यह सिर्फ कई लोग ही नहीं बल्कि सभी लोग होंगे। लेकिन क्या यह संभव था? क्या यांग ये में ऐसा करने की क्षमता थी? जाहिर है, उन्हें लगा कि यह असंभव था।
क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि शून्य क्षेत्र से बाहर निकलना एक बड़ी दुनिया में किया जाना था, और यह ऐसी ऊर्जा प्राप्त करके किया जाना था जो कि क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा से भी अधिक शुद्ध थी। क्या यांग ये के पास ऐसी ऊर्जा थी जो क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा से भी अधिक शुद्ध थी? वे स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन स्लेयर पवेलियन के मास्टर ने किया। क्या वह मूर्ख था? बेशक वह मूर्ख नहीं था। दूसरे शब्दों में, यांग ये के पास वास्तव में ऐसी ऊर्जा हो सकती है। उनमें से कई लोग इस बिंदु तक सोचते हुए भी अपना धैर्य बरकरार नहीं रख पाए। क्या मजाक है? इस बीच सीनियर युआन अचानक ठंडी हंसी, शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ना। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? जब से महाद्वीप ने उस आपदा को झेला है, क्या आपने कभी किसी को शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ते देखा है? यांग ये में आपको आगे बढ़ने में मदद करने की क्षमता है। कितनी हास्यास्पद बात है। वह सिर्फ एक अर्ध सम्राट है, फिर भी वह दूसरों को शून्य क्षेत्र की तुलना में साधना के उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के बारे में बकवास करता है। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि स्लेयर पवेलियन के प्रतिष्ठित गुरु वास्तव में ऐसी बकवास पर विश्वास करते थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कहा, हमला करो। उसे एहसास हुआ कि स्थिति उसके लिए खराब हो रही थी जब उसने देखा कि दूसरे लोग लालच में थे। वे अलग अलग कुलों और संप्रदायों से थे, और वे उसके युआन कबीले के अधीनस्थ नहीं थे। वह उन्हें आदेश दे सकता था क्योंकि उनका एक साझा दुश्मन था। अगर उन्हें दूसरे विचार रखने की अनुमति दी गई, तो यह उसके और युआन कबीले के लिए बहुत बुरा होगा। बेशक, मुख्य कारण यह था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि यांग ये वास्तव में किसी को शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये मिंग और बाकी लोग एक पल के लिए झिझके और हमला करने वाले थे। हालांकि वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि यांग ये उन्हें आगे बढ़ने में कैसे मदद करेगा, लेकिन वे अभी भी अपने दिल की गहराई में काफी संदिग्ध थे। मैं यह आप सभी को साबित कर दूंगा। अचानक यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं साबित कर दूंगा कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। ये मिंग और अन्य लोगों ने यांग ये की आवाज सुनकर एक साथ रुक गए। इस बार उन्होंने सीनियर युआन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जाहिर है, वे शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने के प्रलोभन को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। सीनियर युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। हालांकि उसने हमला नहीं किया क्योंकि वह भी देखना चाहता था कि स्लेयर पवेलियन का मास्टर इसे कैसे साबित करेगा। यांग ये ने कहा, मेरी गहन ऊर्जा को देखो। वह मेरी गहन ऊर्जा को बदल सकता है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, यांग ये के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने कहा, मेरी गहन ऊर्जा को ध्यान से देखो। तुम सभी में यह समझने की क्षमता होनी चाहिए कि मेरी गहन ऊर्जा कितनी अलग है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बैंगनी ऊर्जा की एक किरण को उनके ऊपर के क्षेत्र की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह उनके ऊपर हवा में आया, उनकी निगाहें तुरंत ऊपर उठी, और जैसे ही उन्होंने उस बैंगनी ऊर्जा के धागे पर नजर डाली, उनके हाव भाव बदल गए। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से साधारण गहन ऊर्जा नहीं थी। यह 5 तत्वों की गहन ऊर्जा नहीं थी, नहीं। यह सारगर्भित बैंगनी ऊर्जा थी। नहीं, यह उन सभी प्रकार की गहन ऊर्जाओं से कहीं ज्यादा शुद्ध थी, यहां तक कि सारगर्भित बैंगनी ऊर्जा से भी। इसे देखते ही कई लोगों के हाथ कांपने लगे। यहां तक सीनियर युआन की आंखें भी सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। क्या यांग ये में वास्तव में दूसरों को शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने में मदद करने की क्षमता है? ऐसा विचार सभी के मन में आया था। अचानक एक बूढ़े आदमी ने पूछा, वे कहाँ हैं? बाकी लोग सदमे से उबर गए, और जब उन्होंने उस जगह की ओर देखा जहां यांग यी और कियान लकोन खड़े थे, तो उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए, क्योंकि वे अब जा चुके थे। सीनियर युआन ने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ कहा, उनका पीछा करो। हालांकि उनमें से कोई भी हिला नहीं, और सभी की निगाहें बैंगनी ऊर्जा के उस धागे पर टिकी थीं। सीनियर युआन का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बैंगनी ऊर्जा को लेते हुए कहा, मैं इसे अभी सुरक्षित रखूंगा और हम बाद में इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब चलो पहले उनका पीछा करते हैं। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर दूर की ओर भाग गए। सीनियर युआन ने अपनी मुट्ठी में मौजूद बैंगनी ऊर्जा पर नजर डाली, और उसकी आंखों में एक अजीब भाव था। बैंगनी ऊर्जा की वह किरण सारगर्भित बैंगनी ऊर्जा नहीं थी, फिर भी वह उससे भी ज्यादा शुद्ध थी। इस दुनिया में सारगर्भित बैंगनी ऊर्जा से ज्यादा शुद्ध कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन अब थी, और वह उसके कब्जे में थी। यांग ये। सीनियर युआन ने एक गहरी सांस ली, और मौके पर गायब होने से पहले उसने बैंगनी ऊर्जा को दूर रख दिया। 1 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी पर यांग यी और कियान लानकोंग पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे, और उनकी गति अपनी अपनी सीमा पर थी। कियान लानकोंग ने अचानक पूछा, क्या आप वास्तव में तलवार साधक हैं? यांग ये ने जवाब दिया, बेशक। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बस यह लगता है कि तलवार चलाने वाले का इस हद तक बेशर्म होना अकल्पनीय है। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, क्या मतलब है तुम्हारा? इसे तेज तर्रार होना कहते हैं। उसने कहा, अगर तुम बेशर्म नहीं हो तो तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे?
यांग ये के मुंह के कोनों में हल्की सी हलचल हुई। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हारी चोटों को ठीक करने के लिए तुम्हारे कपड़े उतार दिए। अंत में तुम इससे बच गए, है न? उसने कहा, तुम बेशर्म हो। यांग ये अवाक रह गया। कियान लकोंग ने अचानक पूछा, क्या तुम पहले सच कह रहे थे? यांग ये स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब था, और उसने तुरंत जवाब दिया, आप क्या सोचती हैं? कियान लकोंग ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे विश्वास नहीं है कि आप किसी को शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आपकी गहन ऊर्जा, यह क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा से कहीं ज्यादा शुद्ध है, और क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा के उपचार प्रभाव आपकी गहन ऊर्जा की तुलना में बिल्कुल कमतर हैं। आपकी गहन ऊर्जा निश्चित रूप से क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा से बेहतर है। वास्तव में यह किस प्रकार की गहन ऊर्जा है? क्या यह वास्तव में दूसरों को शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? दरअसल वह यह सवाल तब पूछना चाहती थी जब यांग ये ने उसे ठीक करने में मदद की थी, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा बहुत भयावह थी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सचमुच जानना चाहती हो? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। यांग ये ने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। यह मेरा एक रहस्य है। अपने सबसे करीबी लोगों के अलावा उसने किसी और को आदिकालीन शिवालय के बारे में बताने से मना कर दिया। आखिरकार दूसरों में लालच जगाने से एक आदमी का धन खुद ही बर्बाद हो जाता है। अगर दूसरों को पता चल जाए कि उसके पास इतना कीमती खजाना है, तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी। कियान लानकोंग ने पूछा, क्या तुमने किसी को नहीं बताया? हाँ, मैंने कहा। यांग ये ने कहा, लेकिन वे मेरे सबसे करीबी लोग हैं। उसने उसकी ओर देखा और चुप हो गई। वे दोनों बहुत तेज थे। इस तथ्य के साथ कि यांग ये उन्हें छिपाने के लिए तलवार डोमेन का उपयोग कर रहा था, उन्हें सीनियर युआन के समूह से अलग होने में केवल 1 घंटा लगा। यांग ये ने पूछा, घुंघराले क्षेत्र में कितनी शक्तियां हैं? कियान लैनकोंग ने बताया, वेल क्षेत्र में मानव जाति 6 शहरों, 3 संप्रदायों और 1 मंडप से बनी है। 6 शहर 6 कुलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, युआन कबीला, यू कबीला, ये कबीला, ली कबीला, लिन कबीला और किन कबीला। 3 संप्रदाय हाई एबिस संप्रदाय, स्काई वेव संप्रदाय और लिमिटलेस संप्रदाय हैं। मंडप के लिए यह हमारा स्लेयर मंडप है। ये यहाँ की मानव जाति में सबसे मजबूत शक्तियां हैं। फिर भी अब लिन कबीले, स्काई वेव और स्लेयर मंडप के अलावा सभी अन्य कबीले और संप्रदाय आपसे और स्लेयर मंडप से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। यांग ये ने कहा, लिन कबीले और स्काई वेव संप्रदाय ने युआन कबीले के साथ मिलकर काम क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम। उसने आगे कहा, मैं बाद में जांच के लिए किसी को भेजूंगी। यांग ये ने सिर हिलाया, ठीक है, राक्षस जाति के बारे में क्या? वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, राक्षस जाति स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर है। स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला एक शक्तिशाली अवरोध है जिसे मानव जाति और राक्षस जाति ने मिलकर बनाया है। राक्षस जाति यहाँ नहीं आ सकती और मानव जाति वहां नहीं जा सकती। इसका कारण यह था कि मानव जाति और राक्षस जाति एक दूसरे से न लड़ें, क्योंकि उस समय महाद्वीप पर अभी अभी एक आपदा आई थी। इसलिए मानव जाति और राक्षस जाति दोनों के बहुत कम सदस्य बचे थे। फिर भी अब हमारी मानव जाति लगातार बढ़ रही है और राक्षस जाति के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। सौभाग्य से स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला वहां है, इसलिए हम सभी शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे हैं। यांग ये ने अचानक पूछा, क्या आपको लगता है कि अगर हम उस बाधा को नष्ट कर दें तो राक्षस जाति हमला करेगी? कियान लकोंग की पलकें फड़क उठी, ऐसा पागलपन मत करो। यांग ये ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी योजना है। अगर राक्षस जाति वास्तव में हमला करती है, तो उनके पास मेरी परवाह करने का समय नहीं होगा। यांग ये अचानक उत्साहित हो गया जब उसने इस बिंदु तक बात की, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से व्यवहार्य है। चलो उस बाधा को नष्ट कर दें। कियान लकोंग के पास कहने को शब्द नहीं थे। अध्याय 1287, तुम बहुत ठंडे हो। शांत हो जाओ। कियान लानकोंग ने यांग ये का रास्ता रोका, अगर तुमने अभी ऐसा करने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। समझे? यांग ये हैरान था, क्यों? उसने उत्तर दिया, पर्वत श्रृंखला की रक्षा करने वाली शक्तियां हैं, जो घूंघट क्षेत्र में मानव जाति की संरक्षक हैं। क्या आप उन संरक्षकों के बारे में जानते हैं? यांग ये ने भौहें सिकुड़ी, संरक्षक? कियान लकोंग ने बताया, संरक्षक एक ऐसा कबीला है जिसे मानव जाति ने मिलकर इतने सालों पहले विकसित किया था। यह हमेशा स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला की रक्षा करता है। सबसे पहले यह वहां सीलिंग बैरियर की रक्षा करता है, और दूसरा यह राक्षस जाति के खिलाफ मानव जाति की रक्षा करता है। भले ही मुझे नहीं पता कि वे कितने मजबूत हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बेहद मजबूत हैं, क्योंकि मानव जाति की कई दुर्जय साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें उस कबीले के लिए छोड़ दी गई थीं। इसके अलावा वहां लगभग 5 दिव्य ग्रेड आत्मा शिराएं हैं। यांग ये ने कहा, आप नहीं जानते कि वे कितने शक्तिशाली हैं। उसने सिर हिलाया, क्योंकि उनके पूर्वजों ने एक गंभीर शपथ ली थी कि उस कबीले के वंशजों को स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला छोड़ने की मनाही है। कारण के बारे में मुझे नहीं पता।
हालांकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बेहद मजबूत है। कम से कम यह युआन कबीले से कमतर नहीं है, क्योंकि हर कुछ वर्षों में 3 संप्रदायों और 6 शहरों की युवा पीढ़ी उस कबीले की प्रतिभाओं को चुनौती देने के लिए स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला की ओर जाती है। हालांकि वे पूरे इतिहास में कभी नहीं जीते हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, कितनी अफसोस की बात है। कियान लकोंग अचानक यांग ये के पास गया और उसने उसकी आंखों में देखा, क्या तुम्हें एहसास है कि अगर तुम वहां अवरोध को नष्ट कर देते हो और राक्षस जाति मानव जाति पर हमला करती है, तो हमारी मानव जाति को विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। जातियों के बीच युद्ध में कई लोग मारे जाएंगे। इसका मुझसे क्या लेना देना है? यांग ये ने उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, जब तक मेरे तलवार गठबंधन के सदस्य जीवित हैं, तब तक सब ठीक है। वह बहुत देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, तुम बहुत ठंडे खून वाले हो। यांग ये ने हंसते हुए कहा, ठंडे खून वाले? ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सोचोगे कि अगर वे मेरे तलवार गठबंधन को कुचल दें तो घूंघट वाले क्षेत्र के लोग ठंडे खून वाले होंगे? क्या तुम सोचोगे? तुम नहीं सोचोगे, है ना? यह अलग बात है, उसने कहा। तलवार गठबंधन और वीर क्षेत्र दोनों में मनुष्य शामिल हैं। यह मनुष्यों के बीच की लड़ाई है। लेकिन अगर आप अवरोध को नष्ट करते हैं, तो आप मानव जाति का वध करने के लिए राक्षस जाति को आकर्षित करेंगे। इस तरह की हरकतें मानवता के खिलाफ हैं और वे शर्मनाक हैं। क्योंकि आप एक महिला हैं। एक व्यक्ति स्वार्थी और निर्दयी हो सकता है, लेकिन यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और उसे बीच में टोका, मुझे तुमसे एक और बात पूछने दो। अगर उनके पास दानव जाति को मेरे तलवार गठबंधन के साथ सौदा करने का मौका है, तो क्या तुम्हें लगता है कि युआन कबीला और अन्य शक्तियां ऐसे अवसर को छोड़ देंगी? वे नहीं करेंगे, है ना? इसके अलावा अगर स्लेयर पवेलियन का मालिक अभी भी जीवित होता और तुम्हारे पास दानव जाति को उसे मारने और बदला लेने का अवसर होता, तो क्या तुम ऐसे अवसर को छोड़ देते? क्या तुम ऐसा करोगे? कियान लकोंग ने चुपचाप उसकी ओर देखा। यांग ये ने आगे कहा, किसी को 2 अलग अलग मानकों के अनुसार नहीं जीना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी आप चाहते हैं कि दूसरे ऐसा करें। ऐसे लोग सबसे शर्मनाक होते हैं। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह राक्षस जाति है या मानव जाति, मैं उन सभी के साथ समान व्यवहार करता हूँ। मैं मनुष्यों के साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं राक्षसों के साथ भी दोस्ती करने को तैयार हूँ। अगर राक्षस मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं उन्हें मार दूंगा। अगर मनुष्य मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास मानव जाति की खातिर खुद को बलिदान करने की धार्मिकता की भावना नहीं है। उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी। यदि आप स्वार्थी हैं, तो इसे स्वीकार करें। ऐसा क्यों कहें कि आप इतने सम्माननीय और महान हैं, जबकि आप दोनों असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा वाले तलवार साधक हैं? आपका चरित्र वरिष्ठ जियान गुजी से बहुत कमतर है। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और कहा, तुम सही हो। मैं, यांग ये, एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ। लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, है ना? कियान लानकोंग ने जवाब दिया, यदि आप वहां अवरोध को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको रोक दूंगा। यांग ये ने उत्तर दिया, यदि वह दिन सचमुच आता है, तो कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, आप सहित। वे एक दूसरे को देखने लगे और माहौल थोड़ा भारी हो गया। थोड़ी देर बाद यांग ये ने अपनी नजरें हटा लीं और उदासीनता से बोला, मिस कियान, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको मेरे चरित्र के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, और मुझे आपके बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हम में से कोई भी महान नहीं है। भले ही आप महान हो, मुझे आपको सिखाने या मेरा उपहास करने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपने मुझे रोकने के बारे में जो कहा, अगर वह दिन वाकई आता है, तो हम अपनी ताकत के आधार पर इसका फैसला करेंगे। अगर आप मजबूत हैं, तो आप मुझे मार सकती हैं। अगर मैं मजबूत हूं, तो मैं आपको मार दूंगा। यह इतना ही सरल है। वह थोड़ी देर तक उसे देखती रही और फिर सिर हिलाकर बोली, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों ही कुलीन नहीं हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में अवरोध को नष्ट करने की हिम्मत करते हो, तो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। यांग ये ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं कुछ लोगों के जीवन के बदले अपने जीवन का आदान प्रदान करने को तैयार हूं, लेकिन जब बात कई लोगों की आती है, और विशेष रूप से मेरे दुश्मनों की, तो मैं नहीं रुकूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी लोगों को मारना पड़े। कियान लकोंग ने आगे बढ़ने से पहले उस पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। चलो डार्कनेस सिटी चलते हैं, स्लेयर पवेलियन का मुख्यालय वहां है। हमें स्लेयर पवेलियन के सभी सदस्यों को वापस बुलाना होगा, क्योंकि युआन कबीले और अन्य शक्तियों ने पहले ही डार्कनेस सिटी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। पूर्ण विराम। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया, अभी के लिए निर्णय आप ही लें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। पहले जो कुछ हुआ था, उसके कारण उन्होंने फिर बातचीत नहीं की, और उन्हें डार्कनेस सिटी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे अभी शहर में प्रवेश ही कर रहे थे कि यांग ये को महसूस हुआ कि कुछ दिव्य इंद्रियां उसकी ओर आ रही हैं। कियान लकोंग ने कहा, ये हमारे अपने लोग हैं।
यह शहर हमारे नियंत्रण में है और जो कोई भी यहाँ आएगा हम उस पर नजर रखेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया। कियान लेनकोंग उसे एक बहुत ही साधारण पत्थर के घर में ले गया। पत्थर का घर पूरी तरह से खाली था और वहां केवल एक ही रास्ता था जो भूमिगत जाता था। यांग ये उसके साथ वहां चली गई। पूरे रास्ते में दिव्य इंद्रियां लगातार उन्हें प्रभावित कर रही थीं। लगभग 15 मिनट बाद यांग ये की दृष्टि में एक महल दिखाई दिया। एक भूमिगत महल। पत्थर के घर के नीचे एक भूमिगत महल था, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं था। यह केवल कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। यह पूरी तरह से काला था और आसपास की मंद रोशनी के साथ यह काफी उदास लग रहा था। यांग ये ने देखा कि कियान लानकोंग जो उसके आगे चल रहा था अब उसके पीछे आ गया था, और यांग ये स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ। इस बीच एक दर्जन काले कपड़े पहने आकृतियां महल से बाहर निकलीं। यांग ये ने उन पर नजर डाली। उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे, सभी ने मुखौटे पहने हुए थे। इसके अलावा सभी सम्राट थे जिनकी आभा मोटी और गहरी थी। वे स्पष्ट रूप से सम्राट थे जिन्होंने अपनी वर्तमान साधना प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। काले कपड़े पहने 12 आकृतियां यांग ये के पास आईं और सम्मानपूर्वक झुककर एक स्वर में बोली, मंडप मास्टर। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह महल की ओर चलने लगा। वास्तव में उसके लिए स्लेयर पवेलियन के मास्टर के रूप में पोज देना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि स्लेयर पवेलियन के मास्टर ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। कियान लैनकॉन के सहयोग के साथ क्या कोई यह कहने की हिम्मत कर सकता था कि वह मंडप मास्टर नहीं था? लेकिन फिर भी उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सुरक्षित रहना कभी भी गलत नहीं होता। कियान लानकोंग और अन्य लोग जल्दी से उसके पीछे चले गए। यांग ये आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में कियान लैनकोंग की आवाज गूंजी, वे स्लेयर पवेलियन के हॉल मास्टर हैं और उनकी स्थिति फैन कियानशा और मुझसे कमतर है। उन्हें नियंत्रित करना पूरे मंडप को नियंत्रित करने के बराबर है, क्योंकि वे पूरे मंडप में कई चीजों का प्रबंधन करते हैं। बेशक उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है और आप बस नए हॉल मास्टर्स चुन सकते हैं, लेकिन यह बहुत परेशानी भरा होगा। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। हॉल में प्रवेश करते ही वह तुरंत हॉल के अंत में चला गया और वहां आराम कुर्सी पर बैठ गया। इस बीच एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, मंडप मास्टर, युआन कबीले के नेतृत्व वाले कबीले और संप्रदाय किसी कारण से बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। हमने 1 दर्जन से ज्यादा सम्राटों और 100 से ज्यादा संतों को खो दिया है। कियान लानकोंग की आवाज यांग ये के दिमाग में गूंज उठी, वह हॉल मास्टर झाओ हैं। यांग ये की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने कहा, हॉल मास्टर झाओ, सभी को अभी छिपने का आदेश दें और मेरी आज्ञा का इंतजार करें। इसके अलावा उन संप्रदायों और शहरों पर नजर रखने के लिए हमारी सेनाएं भेजें। स्वाभाविक रूप से यह युआन कबीले और अन्य शक्तियों के साथ युद्ध करने का समय नहीं था, क्योंकि उसने अभी भी स्लेयर पवेलियन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया था। इसके अलावा उसे उन कबीलों और संप्रदायों के पास मौजूद संसाधनों और भंडारों की स्पष्ट समझ नहीं थी। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्लेयर पवेलियन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जाए। समझ गया। हॉल मास्टर झाओ ने यांग ये को थोड़ा सा झुकाया और एक तरफ हट गए। यांग ये ने यह देखकर खुद को सिर हिलाया। एक प्रशिक्षित हत्यारे से यही उम्मीद की जाती है। जब आदेश दिया गया तो उसने कोई सवाल नहीं पूछा और बस उसे अंजाम दिया। अगर यह तलवार गठबंधन होता तो कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जाता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो कारण पूछेंगे। हालांकि यह सब कुछ नहीं हो सका क्योंकि तलवार गठबंधन अभी अभी स्थापित हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह स्लेयर पवेलियन जैसी व्यवस्थित स्थिति में नहीं हो सकता था। यांग ये ने दूसरों की ओर देखा और कहा, इस क्षण से लिन कबीले और स्काई वेव संप्रदाय के अलावा अन्य सभी 3 संप्रदाय और 6 शहर हमारे स्लेयर पवेलियन के दुश्मन हैं। उनके बारे में हर एक जानकारी इकट्ठा करें और उनकी गतिविधियों पर लगातार ध्यान दें। विशेष रूप से युआन कबीले को सबसे अधिक महत्व दें। समझे? सभी ने सिर हिलाया, लेकिन यांग ये ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसने देखा कि 12 में से एक ने सिर नहीं हिलाया था। उसकी नज़र उस काले कपड़े पहने व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की आकृति के बाहरी स्वरूप के आधार पर वह एक महिला थी। इसी बीच काले कपड़े वाली वह महिला आगे बढ़ी। कियान लानकोंग की आवाज फिर से यांग ये के दिमाग में आई और चेतावनी दी, शुई लिनलैंग, जिसे मंडप मास्टर व्यक्तिगत रूप से स्लेयर मंडप में लाया है। सावधान रहो, उसने शायद कुछ नोटिस कर लिया है। यांग ये ने अनायास ही सिर हिला दिया, इससे पहले कि उसकी नज़र शुई लिनलांग पर पड़ी। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बेशक मैं करती हूँ। उसने सीधे उसकी ओर देखा। मेरे पास एक छोटा सा सवाल है। हमारे स्लेयर पवेलियन ने युआन कबीले और अन्य शक्तियों से उस आदमी यांग ये की हत्या करने का काम स्वीकार किया है। यह कहा जा सकता है कि हम अस्थायी रूप से उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए जो बात मुझे हैरान करती है वह यह है कि युआन कबीले और उन अन्य शक्तियों ने अचानक हमारे स्लेयर पवेलियन के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है।
यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया और दबाव की एक लहर अचानक यहाँ प्रकट हुई। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पष्टीकरण दूं? उसने यांग यी को कुछ देर तक देखा और फिर बोली, क्यों नाटक जारी रखो? तुम मंडप मास्टर नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से एक भयावह आभा निकली। शून्य की आभा। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अध्याय 1288। यह समय है। कियान लकोंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि शुई लिनलैंग वास्तव में एक वोइडर होगी। यांग ये भी काफी हैरान था। लेकिन वह बाहर से बहुत शांत रहा और तुरंत सिर हिलाया, यह दुर्लभ है। आपने वास्तव में शून्य क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप शून्य क्षेत्र प्राप्त करने पर मुझसे लड़ सकते हैं? वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, कितना हास्यास्पद है। क्या तुम जानते हो कि मैंने बहुत समय पहले ही वोइडर क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, और वह भी पवेलियन मास्टर की मदद से। फिर भी, अब तुम बहुत हैरान हो कि मैं एक वोइडर हूं। लेकिन तुम कहते हो कि तुम धोखेबाज नहीं हो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैंने आपको शून्य क्षेत्र प्राप्त करने में मदद नहीं की। वह स्वाभाविक रूप से अभी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। अन्यथा, वह स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण पाने का कोई भी मौका खो देगा। इसलिए, वह इसे कतई स्वीकार नहीं कर सका। तुम अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार करते हो। वह ठंडी हंसी हंसने लगी और कुछ कहने ही वाली थी। लेकिन, कियान लैंगकोंग ने अचानक कहा, शुई लिनलैंग, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं नकली हूं? रक्षक कियान, आप निश्चित रूप से नकली नहीं हैं। शुई लिनलैंग ने आगे कहा, लेकिन मुझे वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मंडप मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी को यहाँ क्यों लाया है। क्या यह हो सकता है कि आप स्लेयर मंडप पर नियंत्रण करना चाहते हैं? तुम मौत को दावत दे रही हो। कियान लानकोंग हमला करने ही वाली थी, लेकिन यांग ये ने उसे रोक दिया। यांग ये धीरे धीरे शुई लिनलैंग की ओर चला गया। उसे उसके सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहते हो? यांग ये ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो तुम मर जाओगे। तुम कहते हो कि मैं नकली हूं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि असली मंडप मास्टर कहाँ है? अगर वह अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकता, तो वह निश्चित रूप से शुई लिनलैंग को मारने के लिए कियान लकोंग के साथ सेना में शामिल हो जाता। लेकिन समस्या यह थी कि वह अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता, तो उनके संयुक्त बलों के लिए उसे कम समय में मारना असंभव होगा। इसके अलावा, भले ही वह अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करता हो, यह निश्चित रूप से उसके भेष में कई कमजोरियों को उजागर करेगा। आखिरकार, स्लेयर पवेलियन के मंडप मास्टर ने पहले कभी अपनी शारीरिक शक्ति से लड़ाई नहीं की थी। अगर वह उसे एक पल में खत्म नहीं कर सकता, तो ऐसा लगेगा कि वह उसकी खोज को जारी रखने के लिए उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब दूसरे लोग संदिग्ध हो गए, तो स्लेयर मंडप पर नियंत्रण करना उसकी योजनाओं के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। भले ही उसके और कियान लैंगकोंग के लिए सेना में शामिल होना और यहाँ सभी का सफाया करना मुश्किल नहीं था, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। वह एक संयुक्त स्लेयर मंडप चाहता था, न कि ऐसा जो अलग हो गया हो, और बिल्कुल भी ऐसा स्लेयर मंडप नहीं जिसे भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। जब अन्य हॉल मास्टरों ने यांग ये की बात सुनी तो वे तुरंत शुई लिनलांग की ओर देखने लगे। शुई लिनलांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं भी जानना चाहता हूं कि असली मंडप स्वामी कहाँ है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे मार दो। कियान लकोंग और अन्य 11 हॉल मास्टर्स हमला करने ही वाले थे कि उन्होंने यांग ये की आवाज सुनी। हालांकि, शुई लिनलैंग ने अचानक कहा, क्या तुम जानते हो कि मुझे क्यों पता है कि तुम मंडप मास्टर नहीं हो? क्योंकि मैं उसका हूं। उसकी आवाज, उसका आभामंडल और यहाँ तक कि जिस तरह से वह चलता है और जो बढ़िया हरकतें करता है, मैं यह सब जानता हूं। हॉल मास्टर तुरंत रुक गए और यांग ये को देखने लगे। कियान लकोंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और अंत में कोई कार्रवाई नहीं की। वह भी जानती थी कि अगर वह यांग ये के साथ सेना में शामिल हो जाती है तो इन लोगों से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर वह ऐसा करती है, तो स्लेयर पवेलियन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार, हॉल मास्टर्स पूरे मंडप में हर चीज के प्रभारी थे। इसके अलावा, वे बेहद मजबूत थे और उनके कई वफादार अधीनस्थ थे। अगर वे मारे गए, तो स्लेयर पवेलियन कुछ समय के लिए अराजकता में पड़ जाएगा। किसी भी अन्य सामान्य समय में यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन स्लेयर पवेलियन अब परेशानियों से ग्रस्त था। अगर स्लेयर पवेलियन के भीतर आंतरिक कलह पैदा हो जाती, तो उसके पास युआन कबीले और अन्य शक्तियों का विरोध करने की ताकत नहीं होती। यांग ये ने कहा, तुम कहती हो कि तुम मेरी हो। शुई लिनलैंग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे इसे सही करने दीजिए, मैं आपकी नहीं हूं। मैं मंडप मालिक की हूं। यांग ये ने अन्य हॉल मास्टर्स की ओर देखा, क्या आप सभी उस पर विश्वास करते हैं? हॉल मास्टर झाओ ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मंडप मास्टर होने का दिखावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा, प्रोटेक्टर कियान के लिए मंडप को धोखा देने का कोई कारण नहीं है।
हालांकि चूंकि हॉल मास्टर शुई आप पर विश्वास नहीं करती है मंडप मास्टर, तो आप अपनी पहचान साबित करके उसे क्यों नहीं समझाते। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। हालांकि हॉल मास्टर झाओ ने कहा कि वह यांग ये पर विश्वास करता है, वह चाहता था कि यांग ये अपनी पहचान साबित करे। इसलिए वह स्पष्ट रूप से यांग ये पर विश्वास नहीं करता था। शुई लिनलैंग ठंडी हंसी हंसा, क्या तुम इसे साबित करने की हिम्मत रखते हो? मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे साबित करूं। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने अपनी दाहिनी मुट्ठी धीरे से बंद कर ली, क्योंकि अगर वह वास्तव में उन्हें मना नहीं सकता था तो उसे बल का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हॉल मास्टर झाओ ने कहा, हर कोई जानता है कि मंडप मास्टर के पास अंतरिक्ष के नियम हैं और वह अंतरिक्ष के साथ एक हो सकता है। इसलिए मंडप मास्टर, कृपया इसका उपयोग हमारे लिए करें। ठीक है। यांग यी थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसकी दाहिनी मुट्ठी ढीली पड़ गई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस चुप रहा। शुई लिनलैंग के मुंह के कोनों पर तुरंत एक ठंडी मुस्कान तैर गई। क्या तुम्हारे पास यह नहीं है? ठीक है। दुनिया में कितने लोग अंतरिक्ष के नियमों को समझने में सक्षम हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये अचानक वहीं गायब हो गया। उसी समय आसपास का स्थान तेजी से हिलने लगा। अंतरिक्ष के नियम। शुई लिनलांग यह दृश्य देखकर दंग रह गया। इस बीच हॉल मास्टर झाओ और अन्य लोग उसकी ओर अप्रसन्नता से देख रहे थे। यांग ये को एक बार फिर उनके सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने शुई लिनलैंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सिर्फ हॉल मास्टर झाओ और बाकी लोगों को देखता रहा। जाओ और जो मैंने पहले आदेश दिया था उसे पूरा करो। हाँ, उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और जल्दी से चले गए। हॉल में केवल यांग ये, कियान लानकोंग और शुई लिनलांग ही बचे थे। शुई लिनलांग ने यांग ये को घूरते हुए कहा, आप मंडप मास्टर नहीं हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं वास्तव में वह नहीं हूं। कियान लकोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक ऐसा कहेगा। शुई लिनलैंग भी दंग रह गई। यांग ये ने अपना मुखौटा उतार दिया और कहा, मैं तलवार गठबंधन का स्वामी यांग ये हूं। कियान लकोंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यांग ये। शुई लिनलैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह स्वाभाविक रूप से यांग ये को जानती थी, क्योंकि स्लेयर पवेलियन ने यांग ये को मारने का आदेश स्वीकार करने के बाद तुरंत यांग ये की जांच शुरू कर दी थी। यांग ये, तलवार गठबंधन के मास्टर, महाद्वीप पर नंबर 1 तलवार साधक, महाद्वीप पर नंबर 1 प्रतिभाशाली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में स्लेयर पवेलियन में आएगा और यहां तक इसके मंडप मास्टर होने का दिखावा भी करेगा। इस बीच यांग ये ने कहा, वास्तव में मैं उनका शिष्य हूं। कियान लानकोंग और शुई लिनलांग दोनों अवाक रह गए। यांग ये ने जो कुछ कहा था उससे वे स्पष्ट रूप से दंग रह गए थे। यांग ये ने आगे कहा, मिस शुई, आपको मेरी जांच करनी चाहिए थी, है ना? लेकिन क्या आपको मेरी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता चला? उसने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ देर तक यांग यी को देखा। यांग ये ने सिर हिलाया, आप अकेले नहीं हैं, कोई भी मेरी पृष्ठभूमि का पता लगाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि मुझे मंडप मास्टर द्वारा गुप्त रूप से पाला गया था। मंडप मास्टर के अलावा कोई और मेरी असली पहचान नहीं जानता। इसके अलावा, क्या आप जानते हैं कि तलवार गठबंधन इतनी तेजी से कैसे उभर पाया? क्या आप जानते हैं कि तलवार गठबंधन विश्व विध्वंसक पंथ को कैसे कुचल सकता है? क्या आप जानते हैं कि युआन कबीले और उन अन्य शक्तियों द्वारा भेजे गए 7 वॉरियर्स भी मुझे क्यों नहीं मार पाए? क्या आप जानते हैं कि मंडप मास्टर डार्क हेल कॉन्टिनेंट क्यों गया? शुई लिनलैंग बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, क्योंकि मंडप मास्टर तुम्हारा समर्थन कर रहा है, और वह छाया से तुम्हारी मदद कर रहा था। यही कारण है कि तुम इतने कम समय में प्रमुखता हासिल करने में सक्षम थे, और यही कारण है कि तुम युआन कबीले और उन अन्य शक्तियों की सेनाओं के संयुक्त हमले से बचने में सक्षम थे। कियान लकोंग के पास कहने को शब्द नहीं थे। स्मार्ट। यांग ये ने आगे कहा, हर कोई जानता है कि मुझे किसी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे नहीं जानते कि कौन है। असल में यह मंडप मास्टर और पूरा स्लेयर मंडप है। शुई लिनलांग ने पूछा, क्या यह मंडप स्वामी ही था जिसने आपको उसका नाटक करने के लिए कहा था? यांग ये ने सिर हिलाया। शुई लिनलांग ने पूछा, क्यों? यांग ये ने उत्तर दिया, क्योंकि मंडप स्वामी छाया में छिपकर कई काम कर सकता है। समझे? शुई लिनलांग ने धीमी आवाज में पूछा, वह वास्तव में क्या हासिल करना चाहता है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, यह ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पूछना चाहिए। शुई लिनलैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस बीच यांग ये ने कहा, मिस शुई, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या जानने की जरूरत है और क्या नहीं जानने की जरूरत है। एक बार जब आप उन चीजों को जान लेंगे जो आपको नहीं जाननी चाहिए, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा मैं भी बहुत सी चीजें नहीं जानता। अब आपको बस मेरे साथ सहयोग करना है। शुई लिनलांग ने पूछा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनकी गहराई में हत्या के इरादे का निशान दिखाई दिया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शुई लिनलैंग ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे पास अंतरिक्ष के नियम हैं।
इससे साबित होता है कि तुमने निश्चित रूप से इसे उससे सीखा है। इसके अलावा, जब तक मंडप मास्टर आदेश नहीं देता, तब तक रक्षक कियान निश्चित रूप से आपकी सहायता नहीं करेगा। मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। भले ही उसके मन में मेरे लिए कोई भावना न हो और उसने कभी भी मुझे अपनी महिला की तरह नहीं माना, फिर भी मैं उसे देखना चाहूंगी। यांग ये थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वह मुझसे संपर्क करता है। हालांकि अगर वह मुझसे दोबारा संपर्क करता है तो मैं उसे बता दूंगा कि तुमने क्या कहा। शुई लिनलैंग की नजरें धीमी हो गईं और फिर उसने सिर हिलाया। मैं समझ गई। चूंकि तुम उनके शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और हॉल से बाहर चली गई। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने उसे जाते देखा। उसके पास अभी दो विकल्प थे, या तो उसे मार दे या उसे धोखा दे। उसने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि अगर उसने उसे मारने का फैसला किया तो यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत परेशानी का कारण होगा। इसके अलावा, वह वोइडर दायरे में एक हत्यारे को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार, उसे अभी विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सौभाग्यवश, वह सफल हो गया। इस बीच, कियान लकोंग अचानक बोला, क्या आप एक महिला को धोखा देने से बहुत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? यांग ये ने पलटकर उसकी ओर देखा। तुम चाहती थी कि मैं उसे मार डालूं? कियान लकोंग ने उदासीनता से कहा, तुम बहुत बेशर्म आदमी हो जो केवल महिलाओं को धोखा देना जानता है। यांग यी ने अपना मुखौटा पहना और उसे अनदेखा करते हुए बाहर की ओर चल दिया। उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ तर्क करना असंभव था क्योंकि वह उसके साथ तर्क करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी। इस बीच, कियान लानकोंग ने अचानक पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? यांग ये ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, मुझे इतने लंबे समय से पीछा किया जा रहा है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं उन्हें मार डालूं। अध्याय 1289 टूटना। युआन कबीले और अन्य शक्तियां उसका पागलों की तरह पीछा कर रही थीं, और कई मौकों पर वे उसकी मौत का कारण भी बन चुके थे। वह उसका बदला कैसे नहीं ले सकता था? एक सज्जन व्यक्ति के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं होती, लेकिन एक तुच्छ व्यक्ति सारा दिन बदला लेने में लगा रहता है। यांग यी स्वाभाविक रूप से कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा, युआन कबीले के नेतृत्व वाले 4 कबीले और 2 संप्रदाय खुलेआम सामने आ गए थे, जबकि वह छिपा हुआ था। यह कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का यह सबसे अच्छा समय था। इस बीच, कियान लिनकॉन्ग ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। हमारे स्लेयर मंडप की ताकत 5 कुलों और 2 संप्रदायों के खिलाफ जाने में सक्षम है। यांग ये ने जवाब दिया, मुझे पता है। तो फिर तुम क्यों हत्या करने जा रही हो? क्या तुम युआन कबीले और उन अन्य शक्तियों को हमारे साथ नीचे ले जाने के लिए पूरे स्लेयर पवेलियन का बलिदान करने की कोशिश कर रही हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी नजरें काफी ठंडी हो गई थीं। यांग ये ने कहा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। यही तो आप चाहते हैं। कियान लकोंग ने यांग ये को बीच में टोकते हुए कहा, आप चाहते हैं कि पूरा स्लेयर पवेलियन युआन कबीले और अन्य शक्तियों को अपने साथ घसीट ले ताकि आपका तलवार गठबंधन पुरस्कार प्राप्त कर सके। हा, क्या शानदार योजना है। यांग ये ने उसे घूरते हुए भौहें सिकोड़ी। इस बीच, वह ठंडी हंसी हंस पड़ी, क्या मुझे मारना चाहते हो और फिर स्लेयर पवेलियन पर सचमुच नियंत्रण पाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, तुम अपने तलवार गठबंधन के लिए पूरे स्लेयर पवेलियन को बलिदान करने की कोशिश करने का सपना देख सकते हो। इसका सपना भी मत देखना। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कहा, मैंने सोचा था कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में असमर्थ हूं। तो तुम मुझे मारने जा रहे हो, है ना? वह ठंडी हंसी, मुझे मार दो और तुम सच में स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण पा सकोगे। इसके अलावा, कोई भी तुम्हारे झूठ को उजागर नहीं कर पाएगा, है ना? यांग ये ने कहा, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारी मदद के बिना स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण नहीं कर सकता और तुम्हें मारकर मैं निश्चित रूप से स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण प्राप्त कर लूंगा। लेकिन यह मेरे दिल के खिलाफ है। जब उसने इस बिंदु पर बात की, तो यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं स्लेयर पवेलियन तुम्हें वापस दे दूंगा और मेरा इससे कोई और संबंध नहीं रहेगा। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते पर। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत उसके चारों ओर घूम गया और दूर जाकर गायब हो गया। इस बीच, कियान लकोंग मौके पर ही दंग रह गई। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये ऐसा कहेगा और वास्तव में स्लेयर पवेलियन को छोड़ देगा। स्लेयर मंडप, यह एक डायमंड रैंक शक्ति थी। लेकिन यांग ये ने तो बस ऐसे ही हार मान ली थी। क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? कियान लकोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यांग यी में कुछ भी गलत नहीं था, बेशक, लेकिन फिर भी उसने स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण पाने की कोशिश छोड़ दी थी और यह एक आवेगपूर्ण कदम था। हालांकि, इसके अलावा वह क्या कर सकता था? कियान लकोंग को मार डालो। वह ऐसा कर सकता था।
लेकिन उसके लिए इसे एक पल में करना असंभव था। इसके अलावा एक बार जब वह उसके साथ युद्ध में प्रवेश करता तो स्लेयर पवेलियन के सभी लोग इसके बारे में जानते। उस समय कियान लकोंग के लिए उसे बेनकाब करना बिल्कुल आसान होगा। एक बार ऐसा होने पर वह न केवल स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण करने में असमर्थ होगा, बल्कि वह स्लेयर पवेलियन का लक्ष्य बन जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से इससे डरता नहीं था, लेकिन स्वॉर्ड एलायंस के बारे में क्या वह स्लेयर पवेलियन द्वारा लक्षित होने को सहन कर सकता है? इसके अलावा स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण पाने का मुख्य कारण कियान लैनकोंग थी। भले ही वह उसे एक पल में मार सकता था, लेकिन स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण पाने के लिए वह ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिरकार एक जीवन तभी जीने लायक है जब कोई इसे साफ विवेक के साथ जिए। अगर उसका विवेक साफ होता तो वह 1 लाख लोगों को भी मार सकता था, लेकिन अगर उसका विवेक साफ नहीं रह पाता तो वह चाहे जो भी हो, हत्या नहीं करेगा। शायद अन्य लोग इसे अत्यंत मूर्खतापूर्ण मानेंगे, लेकिन यही वह सिद्धांत था जिसके अनुसार वह जीवन जीते थे, और यही उनकी तलवार का मार्ग था। यांग ये एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका, और जैसे ही उसे पता चला कि यून कबीला कहाँ स्थित है, वह तुरंत डार्कनेस सिटी छोड़कर चला गया। स्लेयर पवेलियन के मुख्यालय के भीतर हॉल में यांग ये के जाने के कुछ समय बाद ही शुई लिनलांग, हॉल मास्टर झाओ और अन्य लोग हॉल में आ गए। हॉल मास्टर झाओ ने पूछा, रक्षक कियान, मंडप मास्टर कहाँ है? कियान लकोंग ने उदासीनता से कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? हॉल मास्टर झाओ ने सिर हिलाया, युआन कबीले के नेतृत्व वाली सेनाओं ने हमारे खिलाफ उन्मत्त हमले शुरू कर दिए हैं। इस समय तक हमने 14 छिपे हुए ठिकानों को खो दिया है। लड़ाई के दौरान हमने 17 सम्राट दायरे के हथियारों और 72 संत दायरे के हथियारों को खो दिया। उनकी सेनाएं रुकी नहीं हैं, और वे अभी भी हमारे ठिकानों की तलाश कर रही हैं। इसके अलावा उनके द्वारा किए गए हर एक हमले का नेतृत्व वोइडर्स द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारी सेनाएं उनका विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। एक बार जब वे एक आधार का पता लगा लेते हैं तो हमारी सेनाएं मरने या उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए अभिशप्त होती हैं। क्या हमारी सेनाएं आत्मसमर्पण कर रही हैं? कियान लकोंग ने भौहें सिकोड़ी। स्लेयर पवेलियन के सदस्य सख्त अनुशासन में थे, इसलिए इसके सदस्य लगभग कभी आत्मसमर्पण नहीं करते थे। हॉल मास्टर झाओ ने सिर हिलाया, हाँ, अगर कोई हमें धोखा न देता तो हम इतने सारे ऑपरेशन बेस नहीं खोते, खासकर तब जब कुछ बेहद छिपे हुए बेस खोजे गए थे। रक्षक कियान, युआन कबीले के नेतृत्व वाली सेना ने पहले ही हम पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है। हमें मंडप मास्टर के आदेश की जरूरत है। कियान लानकोंग बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, अन्य सभी ठिकानों को छोड़ दो और छिप जाओ। हॉल मास्टर झाओ ने उसकी ओर देखा और चुप रहे। इसके जवाब में उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या? हॉल मास्टर झाओ ने थोड़ा झुककर कहा, रक्षक कियान, मुझे खेद है लेकिन मैं केवल मंडप मास्टर के आदेशों का पालन करता हूँ। कृपया मंडप मास्टर से कहें कि वह हमारे आदेश स्वयं जारी करें। कियान लानकोंग ने धीमी आवाज में कहा, ये मंडप मास्टर के आदेश हैं। हॉल मास्टर झाओ ने अपना सिर हिलाया, मैं चाहता हूं कि मंडप मास्टर मुझे खुद बताए। कियान लकोंग का चेहरा उतर गया। तुम खुद बताओ। यांग ये स्लेयर पवेलियन छोड़ चुकी थी, तो वह पवेलियन मास्टर को कहां ढूंढेगी? वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मंडप का मालिक व्यस्त है और चला गया है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगी। हॉल मास्टर झाओ ने फिर भी अपना सिर हिलाया। रक्षक कियान, मंडप मास्टर ने हमें आपकी आज्ञा मानने का आदेश नहीं दिया, इसलिए हम आपके आदेशों का पालन नहीं कर सकते। कियान लकोंग ने धीमी आवाज में कहा, हॉल मास्टर झाओ, मैंने आपको बताया था कि मंडप मास्टर यहाँ नहीं है। हॉल मास्टर झाओ चुप हो गए। इस बीच शुई लिनलांग ने कहा, रक्षक कियान, आप मंडप मास्टर से हमें आवाज भेजने के लिए क्यों नहीं कहते? हॉल मास्टर झाओ ने जल्दी से सिर हिलाया, यह काम करता है। कियान लकोंग ने उन पर नजर डाली, और वह अपने दिल में काफी असहाय महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि भले ही उसका दर्जा उनसे ऊपर था, लेकिन स्लेयर पवेलियन की व्यवस्था के कारण उसके पास उन्हें आदेश देने का अधिकार नहीं था। यह कहा जा सकता है कि अगर वह स्लेयर पवेलियन पर नियंत्रण करना चाहती थी, तो उसे 12 हॉल मास्टर्स को मनाना होगा या उन सभी को मारना होगा। उन्हें मनाना, शायद उसके पास एक मौका होता अगर वह यांग ये को अपने साथ वापस नहीं लाती। फिर भी अब उन्हें मनाना पूरी तरह से असंभव होगा, जब तक वह यह उजागर नहीं करती कि यांग ये केवल मंडप मास्टर होने का दिखावा कर रहा था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो स्लेयर मंडप के टूटने की बहुत संभावना थी, और अगर यह अभी टूट गया तो यह खत्म हो जाएगा। जहां तक 12 हॉल मास्टर्स को मारने की बात है, यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। अगर वह चाहती भी तो उन्हें नहीं मार सकती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो स्लेयर पवेलियन तुरंत खत्म हो जाता। कियान लानकोंग काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं उससे संपर्क करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक ट्रांसमिशन ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया।
उनके बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए उसने और यांग ये ने एक दूसरे को अपने आध्यात्मिक ब्रांड का एक निशान दिया था। इसलिए वह वास्तव में यांग ये से संपर्क कर सकती थी। काफी समय बीत गया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच हॉल मास्टर झाओ और शुई लिनलांग ने भौहें सिकोड़ लीं। कियान लकोंग ने एक और ट्रांसमिशन तावीज निकाला और उसे कुचल दिया। यह अभी टूटा ही था कि कियान लकोंग ने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह ट्रांसमिशन भेजने में सक्षम नहीं थी। यांग ये ने उसके लिए छोड़ा गया आध्यात्मिक ब्रांड मिटा दिया था। हॉल मास्टर झाओ और शुई लिनलांग ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में घबराहट थी। कियान लकोंग ने कहा, मंडप मास्टर के पास कुछ जरूरी काम हो सकते हैं, इसलिए वह जवाब नहीं दे सकते। हॉल मास्टर झाओ, हॉल मास्टर शुई, यह हमारे स्लेयर मंडप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमें इस तरह के समय में स्थिति के अनुसार कार्य करना होगा। इसलिए तुरंत वैसा ही करें जैसा मैंने कहा है और हमारे स्लेयर मंडप को और अधिक सदस्यों को खोने से रोकें। हॉल मास्टर झाओ चुप रहे और शुई लिनलैंग भी कुछ नहीं बोली। अभी मेरी बात सुनो, मैं मंडप मास्टर की तलाश में जाती हूँ। ठीक है, कियान लैंगकोंग ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत बहुत दुखी महसूस करने लगी, क्योंकि वह वही थी जिसने यांग ये को जाने के लिए मजबूर किया था। फिर भी अब उसे खोजने जाना था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह यांग ये को वापस नहीं लाती, तो ये लोग उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते, और अगर स्थिति जारी रही, तो स्लेयर मंडप बिना नेता के रह जाएगा और कई लोग दूसरे विचार रखने लगेंगे। हॉल मास्टर झाओ अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि वह केवल मंडप मास्टर की बात मानता था। मंडप मास्टर के अलावा कोई और उन्हें आदेश नहीं दे सकता था। यह एक नियम था जो मंडप मास्टर ने अतीत में निर्धारित किया था। भले ही वह जानता था कि उन्हें इस तरह के समय में स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, फिर भी उसने वास्तव में उस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किसी ने अतीत में ऐसा किया था और वह व्यक्ति मर गया। अभी के लिए, जैसा रक्षक कियान ने कहा है वैसा ही करो। इस बीच शुई लिनलैंग अचानक बोला, ऐसी तुच्छ बातों के कारण हमारे अन्य भाइयों को परेशान मत करो। हॉल मास्टर झाओ ने शुई लिनलैंग की बात सुनकर एक पल के लिए और हिचकिचाया, और फिर उसने सिर हिलाया और चला गया। इस समय शुई लिनलैंग भी एक वोइडर था। अगर कियान लिनकॉन को शामिल किया गया था, तो यह आदेश या 2 वोइडर थे। इसलिए उसके पास एक बहाना था, भले ही मंडप मास्टर नाराज हो और उसे दंडित करना चाहता हो। हॉल मास्टर झाओ के चले जाने के बाद शुई लिनलैंग ने कियान लानकॉन को देखा और पूछा, आखिर क्या हो रहा है? जहां तक उसका सवाल था, यांग यी द्वारा कियान लानकॉन की आवाज को सुनने से मना करना अजीब था। कियान लकोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, कोई बात नहीं, वह किसी काम से बाहर गया है, मैं अभी उसे ढूंढने जाऊंगी। शुई लिनलैंग ने कहा, रक्षक कियान, मैं आपको बस यह याद दिलाना चाहता हूं कि यांग ये वह व्यक्ति है जिसे मंडप मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से स्लेयर मंडप का प्रभार संभालने के लिए भेजा है। मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं उसके साथ सहयोग करने को तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में कोई अन्य विचार नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आपके पास स्लेयर मंडप का प्रभार संभालने का अधिकार नहीं है। इसलिए जब तक यांग ये या मंडप मास्टर आदेश नहीं देते, न तो मैं और न ही अन्य आपके आदेशों का पालन करेंगे। यह आखिरी बार है और यह एकमात्र बार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शुई लिनलांग पलटकर चली गई। अरे! कियान लकोंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और क्रोध से उसकी छाती बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। बेशक वह गुस्से में थी, वह पूरी तरह से स्लेयर पवेलियन के लाभ के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके सदस्यों को वास्तव में संदेह था कि उसका इरादा बुरा है। यांग ये नकली है, वह सच में जोर से चिल्लाकर उन्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि अगर वह ऐसा करती भी तो भी वे उस पर यकीन नहीं करते। काफी समय बीतने के बाद कियान लानकोंग की आकृति चमकी और हॉल से गायब हो गई। यांग ये को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि कियान लानकोंग उसे ढूंढ रहा था। वह यून कबीले में घुस गया था। यांग ये ने मेरे बेटे को मार डाला, उसे मरना ही होगा, उस कुतिया यून बानकिंग को भी। मैं उसके लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। मैं उस कमीने और वेश्या के लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। यांग ये अभी यून कबीले में घुसा ही था कि यून कबीले के ऊपर पूरे आसमान में एक उन्मादी दहाड़ गूंज उठी, और यह इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में साफ सुनी जा सकती थी। यांग ये अवाक रह गया। अध्याय 1290 सही समय। मैंने उसके बेटे को मार डाला। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसे यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि वह व्यक्ति कौन था। चूंकि वह यून कबीले में था, इसलिए वह महिला निश्चित रूप से यून तियानमिंग की मां थी। यांग ये ने आवाज के स्रोत की ओर जाने से पहले आसपास के वातावरण पर नजर डाली। वह घूंघट वाले क्षेत्र में इसलिए आया था क्योंकि वह यून बानकिंग की मां और छोटे भाई को बचाना चाहता था। उसने उससे यह वादा किया था। इसके अलावा यून बानकिंग तभी तलवार गठबंधन में आराम से रह पाएगी जब वह ऐसा करेगा। यांग ये यून बानकिंग को बहुत महत्व देता था, क्योंकि एक शक्ति को बढ़ने के लिए कई विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है,
लेकिन उसे प्रबंधन में प्रतिभाशाली कई व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। प्रतिभा। स्वॉर्ड एलायंस में ऐसे व्यक्तियों की कमी थी जो प्रबंधन में प्रतिभाशाली थे। यांग यी को मंडप में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच मुख्य हॉल के भीतर से एक आवाज गूंजी, कुतिया। यह सब तुम्हारा दोष है। तुम कुतिया हो और तुम्हारी बेटी भी कुतिया है। अगर वह नहीं होती तो मेरा बेटा नहीं मरता। यह सब तुम्हारा दोष है। दरार। जैसे ही महिला ने बोलना समाप्त किया, मुख्य हॉल से हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजने लगी। यांग ये ने भौहें सिकुड़ी और चुपके से मंडप में घुस गई। मुख्य हॉल में महल के कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था क्योंकि वह लगातार सादे वस्त्र पहने एक महिला पर काले लोहे की छड़ घुमा रही थी। छड़ के हर एक झटके से दूसरी महिला का शरीर हिल रहा था। यांग यी की नज़र सादे वस्त्र पहने महिला पर पड़ी। क्या वह युन बानकिंग की मां है? जब वह अभी भी उलझन में था तो सुंदर महिला अचानक रुक गई और बोली, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे यह बताने दो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें भोग विलास के मंडप के बारे में पता होना चाहिए, है न? हाँ, एक बार जब मैं तुम्हारी बेटी को पकड़ लूंगा तो मैं तुम दोनों को वहां भेज दूंगा। ओह, हो सकता है कि तुम्हें अपनी वर्तमान उपस्थिति के साथ कोई मेहमान न मिले, लेकिन यह ठीक है, मैं उन्हें हर बार तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए एक बैंगनी क्रिस्टल दूंगी। जहां तक तुम्हारी बेटी युन बानकिंग की बात है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे जो उसके साथ मौज मस्ती करने को तैयार होंगे। ठीक है, तुम्हारा वह कमीना बेटा भी। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं भूलूंगा। हा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुंदर महिला का चेहरा पागलपन से ढक गया। यांग ये ने जब यह सुना तो वह सादे कपड़ों में उस महिला को बचाने वाला था, लेकिन अचानक उसकी भौहें सिकुड़कर वह रुक गया। शिन ए, बस उसे मार डालो। अचानक यहाँ एक आवाज सुनाई दी और फिर एक शानदार लबादा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी खूबसूरत महिला के सामने प्रकट हुआ। एक शून्य। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे मार डालो। सुंदर महिला ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। क्या? युनलिंग, क्या यह इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि वह पीड़ित हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति युनलिंग ने कहा, शिन ए, तुमने उसे पहले ही इस स्थिति तक प्रताड़ित कर दिया है। तुम्हें अपनी भड़ास निकाल लेनी चाहिए थी, है न? युनलिंग। सुंदर महिला अचानक गुस्से से दहाड़ उठी, वह मर चुका है। हमारा बेटा सिर पर है। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं। मैं ऐसा कैसे करूंगी? अगर यह कुतिया की बेटी नहीं होती तो क्या हमारा बेटा घूंघट वाले क्षेत्र को छोड़ देता? अगर वह नहीं जाता तो वह मरता नहीं। यह सब उस कुतिया युन बानकिंग की वजह से हुआ। यह उस घटिया कुतिया की गलती थी। मैं उसके लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगी। जीना उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। यू लिंग ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने तियानमिंग को मार डाला। यांग ये। महिला की आवाज में गुस्सा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जीने दूंगी? मैं नहीं दूंगी। मैं उसे, युन बानकिंग और इस कुतिया को इस दुनिया की सबसे दर्दनाक यातना दूंगी। युन लिंग ने कहा, बानकिंग और बानमिंग मेरे बच्चे हैं। तो क्या? सुंदर महिला ने उसकी आंखों में देखा। युनलिंग, मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे युन कबीले को तियानमिंग के साथ दफना दूंगी। युनलिंग ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और उसकी आंखों में ठंडी चमक चमक उठी। इस बीच सुंदर महिला ठहाके लगाकर हंसी। युनलिंग, मेरे पिता और बड़े भाई पहले ही डार्क हिल कॉन्टिनेंट में जा चुके हैं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मुझे उस कुतिया से मिलने में ज्यादा से ज्यादा एक दिन लगेगा जिसे तुमने यहाँ इस कुतिया के साथ बनाया था। उस छोटी कुतिया की तो बात ही छोड़ो, तुम अपने उस बेटे को भी नहीं बचा पाओगे। मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने लोहे की छड़ उस महिला पर फेंक दी जो सादे वस्त्र पहने जमीन पर लेटी हुई थी। दरार। हड्डियों के टूटने की आवाज एक बार फिर गूंजी और महिला का शरीर एंड गया। यांग ये का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि युनलिंग उसे रोक देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि युनलिंग वास्तव में उसकी उपेक्षा करेगा। सुंदर महिला ने युनलिंग को ठंडी निगाहों से देखा और फिर ऐसा लगा जैसे वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि लोहे की छड़ एक बार फिर सादे वस्त्र पहने महिला की ओर बढ़ी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का अभी भी उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। ठीक उसी समय जब वह महिला पर हमला करने वाला था, एक ठंडी रोशनी की किरण चमकी। युनलिंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की। उसका भाव बदल गया और उसने पलटकर अपनी हथेली आगे की ओर पटक दी। टकराना। प्रकाश की ठंडी किरण बिखर गई, लेकिन युनलिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने पलटकर देखा कि यांग ये पहले से ही महल के कपड़ों में खूबसूरत महिला के पीछे थी और यांग ये की तलवार उसके गले पर दबाई हुई थी। यांग ये। युनलिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर लीं। इस समय यांग ये स्लेयर मंडप के स्वामी के रूप में प्रच्छन्न नहीं थी, इसलिए युनलिंग जिसने यांग ये की जांच की थी, वह यांग ये को तुरंत पहचानने में सक्षम था।
यांग ये। जिस खूबसूरत महिला को यांग ये ने रोका था, वह उसका नाम सुनकर दंग रह गई और फिर वह तुरंत पागल हो गई। यांग ये। यांग ये, तुम वास्तव में अनुभव करना। सुंदर स्त्री की दाहिनी हथेली हवा में उड़ गई। आह! एक तीखी चीख तुरंत गूंजी, लेकिन उसे फिर से पागल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे मार दो युनलिंग, उसे मार दो, हमारे बेटे का बदला लो। यांग ये ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय युनलिंग को देखा। युन बानमिंग को यहाँ लाओ अभी। यांग ये, तुम वास्तव में। युनलिंग कुछ कहना चाहता था। इस बीच प्रकाश की एक ठंडी किरण चमकी और फिर सुंदर महिला के दाहिने हाथ का एक टुकड़ा कट गया। आह! उसकी तीखी चीख एक बार फिर मुख्य हॉल के भीतर से गूंजी। लेकिन यांग ये नहीं रुका। उसने अपनी तलवार फिर से लहराई और एक और टुकड़ा कट गया। जब उसने देखा कि यांग ये फिर से अपनी तलवार घुमाने वाला था, तो सुंदर महिला ने जल्दी से गुस्से में युनलिंग को चिल्लाते हुए कहा, जाओ उस छोटे कमीने को छोड़ दो अभी, जल्दी करो। युनलिंग ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर कहा, उसे छोड़ दो। जैसे ही युनलिंग ने आदेश दिया, हॉल में अभी अभी आए गार्ड तुरंत भागकर बाहर आ गए। 2 गार्डों द्वारा एक युवक को अंदर लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। युवक के शरीर पर कोड़ों के निशान थे। उसे स्पष्ट रूप से प्रताड़ित किया गया था। सौभाग्य से उसके अंग सुरक्षित थे और वे केवल बाहरी चोटें थीं। यांग ये ने वह टोकन वापस ले लिया जो युन बानकिंग ने उसे दिया था और कहा, आपकी बड़ी बहन ने मुझे भेजा था। यह देखते ही युन बानमिंग के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, आप मेरी बहन, क्या वह ठीक है? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, अपनी माँ को उठाओ और मेरे साथ चलो। युन बानमिंग ने यांग ये की आवाज सुनकर कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से सादे कपड़ों में उस महिला के पास गया और उसे उठने में मदद की। यांग यी को जैसे ही उठाया गया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इससे पहले महिला जमीन पर लेटी हुई थी, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अब जब उसे उठाया गया था, तो उसने देखा कि उसका चेहरा वास्तव में ब्लेड के निशानों से ढका हुआ था। वे उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक चुके थे, फिर भी उनमें से खून नहीं निकल रहा था। जाहिर है, वे वहां लंबे समय से थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखें और पलकें गायब थीं। आह! युन बानमिंग अचानक चिल्लाया और उसकी आंखें तुरंत खून से लाल हो गईं क्योंकि उसने उसे देखा। इसके अलावा, उसकी प्रत्येक आंख के कोनों से खून से लाल आंसू की एक पंक्ति चुपचाप रिस रही थी। नहीं, युन बानमिंग ने उसे कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, अपनी माँ को भी साथ ले आओ और मेरे साथ आओ। यू बानमिंग ने सिर हिलाया, जबकि उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। चलो, माँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हम यू कबीले को छोड़कर बड़ी बहन से मिलने जाएंगे। जैसे ही उसने कहा, उसने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और यांग ये के पास चला गया। युन बानमिंग की नज़र उस खूबसूरत महिला पर पड़ी। वह शांत थी, बहुत शांत, लेकिन यांग ये को उसकी आंखों से हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक महसूस हो रही थी। यांग ये ने युन बानमिंग की ओर देखा और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। एक शून्य क्षेत्र तलवार सेवक उसके बगल में दिखाई दिया। यह देखते ही युनलिंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और फिर तलवार सेवक ने युन बानमिंग को पकड़ लिया और गायब हो गया। एक बार जब तलवार सेवक युन बानमिंग और उसकी मां के साथ गायब हो गया, तो यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम सबसे बेकार शून्यवादी हो जो मैंने कभी देखा है। मैं गंभीर हूं। बेशक वह है। हा हा हा। सुंदर महिला अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। क्या आप जानते हैं? वह केवल इसलिए शून्य क्षेत्र में पहुंच पाया क्योंकि मेरे पिता ने उसकी मदद की थी। अगर वह मेरे किन कबीले के लिए नहीं होता तो वह अभी भी सम्राट होता। हा हा हा। कितना बेकार आदमी है। हा हा हा। युनलिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। यांग ये ने युनलिंग की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं इस महिला को मार डालूं, है ना? युलिंग ने यांग ये को देखा और चुप रहा। यांग ये ने कहा, वास्तव में, मैं भी उसे मारना चाहता हूं। लेकिन स्वर्ग दयालु है, इसलिए मैंने उसे जीने का मौका देने का फैसला किया है। अब अपनी बाहें काट दो और मैं उसे जाने दूंगा। युनलिंग ने उदासीनता से कहा, आप उसे जाने नहीं देंगे? मैं करूंगा। यांग ये मुस्कुराया, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अपनी बाहें अलग कर दोगे तो मैं उसे जाने दूंगा। मैं अभी शुरू करूंगा। 1। युनलिंग ने चुपचाप यांग ये को देखा। जहां तक खूबसूरत महिला की बात है, वह युनलिंग को देख रही थी। वह अब शांत हो गई थी और चुप हो गई थी। 2। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसने थोड़ी ताकत लगाई। उसकी मुट्ठी में तलवार ने तुरंत उसकी त्वचा को चीर दिया और खून धीरे धीरे अंदर से रिसने लगा। युनलिंग ने फिर भी कुछ नहीं किया। 3। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार हिली नहीं। वह महिला को अपने साथ हॉल से बाहर ले आया और फिर उसने उसे युन कबीले के सभी पहरेदारों के सामने छोड़ दिया।
उसके बाद यांग ये एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो आकाश में लुप्त हो गई। यह देखकर युनलिंग का चेहरा बहुत ही भद्दा हो गया। सुंदर महिला चुप रही और बस युनलिंग को ठंडी निगाहों से देखती रही। आसमान में यांग ये युन बानमिंग के समूह के पीछे जाने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि 5 दुर्जय आभाएं तेजी से आ रही थीं। 5 शून्य करता। बिल्कुल सही समय। जैसे ही उसने यह कहा, तलवार भगवान की मुहर उसके माथे पर प्रकट हुई और फिर उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।